नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और आज दिन भर क्या शुक्रवार के सेशन का जो एक्शन नजर आया था वही एक्शन आगे बढ़ता दिखेगा या नहीं, इस पर होगी नजर। खास तौर से गौर कीजिए 24,700 के पार जब हमने अच्छी खासी मजबूती वाली क्लोजिंग देखी, उसके ठीक बाद उम्मीदें अब बढ़ गई हैं कि क्या 25,000 का इंतजार करना है, क्या 25,000 के दर्शन होंगे या नहीं। लेकिन इस वक्त अगर आप गिफ्ट निफ्टी से संकेत देखेंगे, भारतीय बाजार के लिए विदेशी बाजार की तरफ से संकेत देखेंगे, मिले जुले संकेत ही कहे जाएंगे। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखें करीब 55 अंकों की बिकवाली झेलते हुए इस वक्त सेंटिमेंट्स दिखा रहा है। एशियाई बाजार से हमने देखा अच्छी खासी मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई देखने को मिली। हालांकि अमेरिकी बाजार में शुक्रवार के सेशन में एक फ्लैट ट्रेंड देखने को मिला। एफआईआईज की कैश और वायदा बाजार की खरीदारी इंटरेस्टिंग है, इस पर विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन चारों ट्रिगर्स जो कि आज के लिए अहम है आपके टीवी स्क्रीन पर एक एक कर लेकर आते हैं। उसके बाद ढेर सारी खबरें हैं जो कि आपको बतानी हैं। तो जैसे कि हमने बताया, शुक्रवार को अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तरों से कह सकते हैं कि दबाव झेलते हुए बंद होते हुए देखने को मिले। डाउ जोन्स दिन की ऊंचाई से करीब 200 अंकों की बिकवाली दिखाकर बंद होता हुआ दिखा। नैस्डैक में 24 अंकों की मामूली बढ़त देखने को मिली। सो क्लियरली मिक्स बैग कह सकते हैं जो कि अमेरिकी बाजार से। हालांकि गिफ्ट निफ्टी 24,800 के नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ। शुक्रवार को एफआईआईज की कैश और इंडेक्स ऑप्शंस साथ ही फ्यूचर्स में खरीदारी, इन डेटा पॉइंट्स पर आगे अंश हमारे साथ विस्तार से बातचीत करेंगे। और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, आज ढेर सारी खबरें हैं, ढेर सारे मेजर प्लेयर्स हैं जो कि खबरों में रहेंगे। और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज आज सबसे पहले हमारे ट्रिगर्स में, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नवी मुंबई की कंपनी आईआईए को खरीदा है। 1628 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। 28.5 रुपए प्रति शेयर के दाम पर 74% हिस्सा खरीदने की यहाँ पर न्यूज आती हुई। तो इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फोकस में रहेगा। और साथ ही रियल एस्टेट, बैग और साथ ही बैंकिंग एंड मेजर प्लेयर्स लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर नजर रखें। प्रेस्टीज, शोभा ब्रिगेड पर खरीदारी की रेटिंग, एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो कि रियल एस्टेट पर बुलिश हैं, इस पर भी खास नजर रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ ही एक बड़ी, अहम और खुश करने वाली खबर है ईटी नाउ स्वदेश टाइम्स नेटवर्क के लिए, क्योंकि एनटी अवार्ड्स में ईटी नाउ स्वदेश का जलवा देखने को मिला है। खरा सौदा जो कि हमारा शो है, उसे बेस्ट बिजनेस न्यूज प्रोग्रामिंग का अवार्ड मिला है। और इसी शो को इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे व्यूवर्स को सही, सटीक और मार्केट से जुड़ा हर एक्शन हम आप तक पहुंचाएं। और इसी के लिए हमें अवार्ड मिला है, इसी के लिए हमें नवाजा गया है। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। निकुंज डालमिया बेस्ट हिंदी बिजनेस न्यूज एंकर के तौर पर उन्हें भी अवार्ड मिलता हुआ देखने को मिला है। तो हमारे मैनेजिंग एडिटर और साथ ही हमारा खास शो खरा सौदा, इस पर भी ये सबसे बड़ी खबर। और कह सकते हैं अभिषेक, हमारे लिए मंडे मॉर्निंग को काफी अच्छी, काफी खुश करने वाली ये खबर। जी मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, खुश करने वाली खबर तो है, लेकिन जब ऐसे अवार्ड मिलते हैं ना तो फिर जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। और देखिए, ये अवार्ड मिलना ये दिखाता है कि दर्शक हम पर भरोसा कर रहे हैं, हम पर अपना प्यार दे रहे हैं। और उनके ट्रस्ट की बदौलत ही जो कुछ भी छोटी बड़ी कामयाबी मिलती है उसका पूरा का पूरा श्रेय दर्शकों को जाता है। हम क्या करते हैं, आखिर ये अवार्ड मिला क्यों है? ये देखिए, ये ईटी नाउ स्वदेश की क्रेडिबिलिटी को हम बिना लाग लपेट के शेयरों के बारे में चर्चा करते हैं, बाजार पर बढ़िया से व्यू देते हैं, एक एक करके सारी की सारी खबरें सही पर्सपेक्टिव में, आसान भाषा में, दर्शकों के इंटरेस्ट के लिहाज से हम उनकी चर्चा करते हैं। और ये देखिए, उसी का नतीजा है कि हमें इस शो को एनटीए अवार्ड मिला है बेस्ट बिजनेस न्यूज़ प्रोग्राम का हिंदी में। और ये पूरी तरह से इसका जो श्रेय है वो दर्शकों को जाता है। मानसी, क्या कहें, मतलब एक अच्छा क्षण है, अच्छा पल है और खुशी होती है जब इस तरह के अवार्ड मिलते हैं। तो खुशी निश्चित तौर पर होती है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं निवेशकों को गाइड करने को लेकर, ट्रेडर्स को गाइड करने को लेकर, उसमें हम सफल हैं। और हमें ये विश्वास हो जाता है कि नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं। अवार्ड उसी चीज़ को पुख्ता करते हैं। और एनटी अवार्ड मिलना इस बात को तस्दीक करता है कि हमारे जो भी एफर्ट्स रहे हैं मार्केट में व्यूवर्स को लेकर, उनके इंटरेस्ट को लेकर, वो हम सही तरीके से अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, सही तरीके से रख रहे हैं। और उसको ना सिर्फ हम अपनी तरफ से रख रहे हैं, बल्कि बाकी जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर
बाकी जो वॉच डॉग्स हैं, जो हम पे जो नज़र रख रहे हैं, उनकी नज़र में भी हम एक सही तरीके से, जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से अपना काम हम कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा ये जो दोनों अवार्ड हैं, हम ये कहेंगे कि निकुंज सर की एक बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस रही है, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी रही है और उसकी बदौलत ये अवार्ड दोनों हासिल हुए हैं। लेकिन समर्पित है पूरी तरह से दर्शकों को मानसी, दोनों को दोनों अवार्ड। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक एंड गुड मॉर्निंग सृष्टि टू यू एज वेल। तो ढेर सारी खबरें और अच्छी खबरों के बीच हमें हमारे देश की शान को भी नहीं भूलना है। एक दुखद खबर भी है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन जी का निधन हो चुका है। अमेरिका में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले 2 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थे और ओवर द वीकेंड अगर आप देखें, कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी, कई सारे न्यूज़ फ्लो थे जाकिर हुसैन साहब की हालत और उनकी हेल्थ को लेकर। लेकिन 1951 टू 2024, जी हाँ, हमने कह सकते हैं कि एक संगीतकार, मशहूर संगीतकार और देश की शान को खोया है। 11 साल की उम्र में अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट जाकिर हुसैन साहब ने दिखाया था और साथ ही व्हाइट हाउस से इनवाइट पहले इंडियन म्यूजिशियन, यानी कि कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट जो है व्हाइट हाउस से भी उन्हें मिली थी। ब्रिटिश फिल्म हिट एंड डस्ट से हॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया था। इतना ही नहीं, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ग्रैमी अवार्ड, ये सारे के सारे अवार्ड्स हैं। अभिषेक, अलविदा उस्ताद। मानसी, बहुत ही दुखद खबर देखी। कल रात को ये खबर आई और बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर फैली। उसके बाद परिवार की तरफ से, उनके करीबी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया, तो बड़ा अच्छा लगा कि नहीं, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन सुबह होते होते फिर से ये दुखद खबर आई है। अच्छा, ये जाकिर हुसैन साहब, आप याद कीजिए, आप तबला को लेकर याद कीजिए, आपको ना बहुत मुश्किल, अगर आप तबला फ़ैन नहीं हैं, अगर आप बहुत करीब से ट्रैक नहीं करते हैं, तो शायद और आपको दूसरा कोई नाम याद नहीं आएगा। हमने बचपन से देखा है, मतलब हमने बचपन से अगर तबले की अगर थाप को सुनी है, अगर किसी को देखा है, समझा है, तो वो जाकिर हुसैन साहब ही रहे हैं। और ये लोग लेजेंड रहे हैं। ये कह सकते हैं कि ये देश की सीमाओं से, सरहदों से परे रहे हैं, जो अपने देश के बाहर निकलकर दुनिया भर में पहचान बनाई और उनके बूते भारत को जाना गया। अब ये हम कह सकते हैं। तो आज एक युग का अंत हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है जब 2006 में बिस्मिल्लाह खान, जो कि मशहूर शहनाई वादक थे, उनका निधन हुआ था। 21 अगस्त की तारीख थी। मुझे जो तारीख बहुत अच्छी तरह से याद है और वो बड़ा दुखद दिन था। आज भी उसी तरह का ये 16 दिसंबर आज है। ये कहीं न कहीं ये याद रह जाएगा, कसक और ये टीस याद रह जाएगी, क्योंकि ये लेजेंड्स रहे हमारे देश के, जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर स्थापित करने का काम किया है। और कौन से अवार्ड नहीं मिले जाकिर हुसैन साहब को। देश में जो अवार्ड्स हैं वो तो खैर मिले ही, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड मिले। लेकिन ग्रैमी अवार्ड, जो कि म्यूजिक का बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है, वो भी इनके हिस्से में आया। और भी दुनिया भर के बहुत बड़े सम्मान। 11 साल की एज में यूएस में अपना पहला कॉन्सर्ट किया, तो सोचिए किस तरह की स्किल्स रही होंगी, किस तरह के ये लेजेंड रहे अपने फील्ड के। मैं कुछ कहानियां पढ़ रहा था। एक कहानी तो ये कह रही थी कि कहीं दिल्ली में मॉडर्न स्कूल में एक बार इनका कॉन्सर्ट होने वाला था और कॉन्सर्ट से ठीक पहले जब ये मंच पर आने वाले थे, किसी ने उत्साह में आकर, किसी बच्चे ने या फिर किसी युवा ने सीटी बजा दी। तो बिस्मिल्लाह, ये जाकिर हुसैन साहब ने बाकायदा उनको मना किया, उनको बोला कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, ये सरस्वती की साधना है। ये समर्पण दिखाता है कि किस लेवल के, किस लीग के लोग रहे हैं। तो आज निश्चित तौर पर बहुत ही दुख का दिन है। हमने एक लेजेंड को खोया और निश्चित तौर पर भारत के एक सपूत को खोया। मानसी, जी हाँ, काफ़ी दुखद समाचार। उस्ताद नहीं रहे, पर चलिए अब आगे बढ़े और फिर से एक बार बाज़ारों का रुख करते हैं और समझते हैं कि इस नए हफ्ते की शुरुआत में ही ग्लोबल संकेत किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। और अभिषेक, आपसे ही विस्तार से समझना चाहेंगे, बताइए क्या कुछ उथल पुथल देखने को मिली फ्राइडे के सत्र में यूएस बाज़ारों को। ये हफ्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, जहाँ पर यूएस फेड की भी बैठक रहेगी, तो क्या कुछ उम्मीदें वहाँ से लगाई जा रही हैं और ये हफ्ता यूएस बाज़ारों के लिए किस तरीके से अहम रहने वाला है? बहुत ही क्रूशल है सृष्टि, देखिए, और सिर्फ यूएस के लिए नहीं, ये जो हफ्ता है पूरे दुनिया भर के बाजारों के लिए क्रूशल है। एक तो क्या है कि देखिए, शुक्रवार का जो सेशन रहा है ना, अभी भी लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा आखिरकार हुआ क्या बाजार में, जो लोअर लेवल से इस तरह की रिकवरी आई। कहाँ हम 24,200 के
पास थे और वहां से एक कमाल की रिकवरी 800 के आसपास फिर से पहुंच के जहां से बाजार स्लाइड करना शुरू किया था वहां तक आगे, वो एक अलग मसला है। लेकिन यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, एफओएमसी की बैठक शुरू होगी कल से, परसों 18 दिसंबर को पॉलिसी आएगी। हालांकि दरें घटने की उम्मीद है, 0.25% की उम्मीद भी है कि दरें घटेंगी और अब देखना होगा कि आधे % का फैसला यूएस फेड ले पाता है, इस पर नजर निश्चित तौर पर रहेगी। लेकिन उसके पहले शुक्रवार को ऊपरी स्तर में दबाव देखने को मिला है। डाउ जोन्स की बात करें, ऊपरी स्तर से करीब 200 अंक गिरा है और ये लगातार 7 दिनों की गिरावट हो गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, डाउ में अलग चाल, नेस्डेक एसएनपी की अलग चाल है। और डाउ में जो 7 दिन की गिरावट है, 2020 के बाद ये पहली बार हुआ है कि ये गिरावट का सबसे लंबा दौर चला है अमेरिकी बाजारों में। तो कमजोरी हमने देखी है। आज एशिया के अगर हम तमाम बाजारों की बात करें, वहां पर भी गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। चीन के रिटेल बिक्री के आंकड़े आए हैं और आंकड़े हैं अनुमान से कमजोर। 5% बढ़ने की उम्मीद थी, रिटेल बिक्री बढ़ के आई है 3%। तो थोड़ी सी निराशा चाइनीज मार्केट को हुई होगी। अपने लिए ठीक है, अपने लिए ठीक इस वजह से कि अगर वहां पे आंकड़े कमजोर आते हैं तो एफआईज को अपनी सोच ना फिर से बदलनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार स्टिमुलस दिए गए हैं चाइनीज मार्केट में। अभी वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस बदलने की भी खबर आई थी, लेकिन वहां पर आंकड़े सुधर नहीं रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं। तो ये एक चीज जरूर है। अन्य संकेतों की बात करें, क्रूड में थोड़ा सा उबाल आया है क्योंकि रूस पर और ईरान पर कुछ सैंक्शंस की बात हो रही है। कच्चे तेल में हमने उबाल देखा है, हालांकि अभी भी $75 का जो मार्क है ना, उसके नीचे ही कच्चा तेल $74.25 के आसपास का ब्रेंट क्रूड का भाव है। सोने में थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से नरमी आई है, कॉमेक्स प्रभाव जो है $2670 के आसपास है। गिफ्ट निफ्टी जो कि अपना संकेत है 55-56 अंकों की नरमी दिखा रहा है। लेकिन फ्राइडे के सेशन को भूलना नहीं चाहिए। अमेजिंग हमने वो सेशन देखा है, लोअर लेवल से कमाल की रिकवरी। मतलब बैंक निफ्टी ने तो 1000 पॉइंट नहीं देखा, निफ्टी की बात करें 500-600 पॉइंट के आसपास की कमाल की रिकवरी हमने देखी। तो एक बेहतरीन सत्र था। आज थोड़ी सी नरमी पर हो सकता है कि ग्लोबल बाजारों के चलते थोड़ी नरमी पर शुरुआत हो, लेकिन हो सकता है कि अगले 2-3 सत्र जो होंगे ना, वो एक रेंज वाले ट्रेड होंगे। जब तक एफओएमसी का डिसीजन नहीं आ जाता है, जब तक जेरोम पॉवेल की कोई कमेंट्री नहीं आ जाती है, तब तक ज्यादा हमें मूवमेंट बाजार में शायद देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, ग्लोबल मार्केट से इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और ढेर सारे डेटा पॉइंट्स हैं और यूएस फेड की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट जिस पर इस हफ्ते नजर रहेगी। और इनफैक्ट इस हफ्ते ग्लोबल बाजार से ये सारे के सारे ट्रिगर्स और डेटा पॉइंट्स ही हैं जिस पर फोकस रखना होगा। क्लोजिंग की आप बात कर रहे थे अभिषेक, इनफैक्ट शुक्रवार को क्लोजिंग में हमने आपको मिस किया क्योंकि आप IEC इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव गए थे। ब्रीफ में बताएं आपका एक्सपीरियंस वहां कैसा रहा। मानसी एज ऑलवेज बहुत ही शानदार। मतलब देखिए, IEC वो मंच है जहां पर आप अगर जाते हैं तो आपको ना चीज़ों को सही थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने का मौका मिलता है। तो बड़े बड़े वहाँ पर लीडर्स थे। पवन गोयनका का हमने संबोधन सुना, हमने नितिन गडकरी को सुना और भी बड़े डिग्निटरीज थे, बॉलीवुड के लोग भी थे। विक्रांत मैसी थे वहाँ पर, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही। बहुत अच्छे एंकर हैं, आप उनको जानते हैं, 12th फेल में उनको सबने देखा है। तो बड़ा मज़ेदार ये सेशन रहा। ऐसी चीज़ें अटेंड करनी चाहिए और हमारा इवेंट है और वो इस इवेंट में जाके ये समझ में आया कि अच्छा, टाइम्स ग्रुप जो है भरोसे का कितना बड़ा वो प्रतीक है। खचाखच जो हॉल था ना वो भरा हुआ था। वहाँ पर सच में मैं अतिशयोक्ति नहीं है, वहाँ पर बैठने की जगह नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खड़े थे। भारत मंडपम बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। मैं तो दिल्ली में रहने के बावजूद भी पहली बार वहाँ पर गया, बहुत ही भव्य बना है। तो एक बेहतरीन वहाँ पर इवेंट हुआ है और शानदार उसका कंक्लूजन भी हुआ। मानसी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, सो क्लियरली इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव और बेहद अच्छे से ये कॉन्क्लेव जो है समाप्त होता हुआ दिखा, जहां देश और दुनिया के जाने माने दिग्गज सिर्फ और सिर्फ बाजार जगत के ही नहीं, पॉलिटिकल वर्ल्ड से भी और साथ ही कह सकते हैं कि बॉलीवुड से भी क्लियरली अपना स्टांस और
कह सकती कि भारत को किस तरह से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की तरफ जो हमारा रोड मैप है उसे तैयार करने की कोशिश थी 10वें एडिशन आईईसी के, इसमें हम ये तैयार करते हुए देखे। लेकिन चलिए अब वापस बढ़ते हैं भारतीय बाजार की तरफ, और शुक्रवार के सेशन को याद करना बेहद ज़रूरी है और बनता भी है, क्योंकि अच्छे खासे एक्शन के साथ शुक्रवार के सेशन में हमने आउट परफॉर्मेंस देखा। जब फर्स्ट हाफ देखा बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मार्केट सेकेंड हाफ में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। आज के सेशन की अगर बात करें, एज लॉन्ग एज 24,700 के मार्क को हम होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि शुक्रवार को 24,750 के भी पार क्लोजिंग देखने को मिली है। सो 24,700 के मार्क को अगर होल्ड किया हमने ओपनिंग के दरमियान, तो फिर 25,000 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, इस पर आगे बात होती हुई देखने को मिलेगी। इस पर आगे डिस्कशंस होंगे 25,000 के लेवल्स पर। आज इनफैक्ट हमारे एक्सपर्ट से बातचीत भी हम करेंगे और इस लेवल को रूल आउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 24,700 के लेवल्स पर हमने अच्छे खासी मजबूती देखी। हाँ, गिफ्ट निफ्टी की इस वक्त की जो शुरुआत है वो अगर बाजार को परेशान करती है ओपनिंग के समय, तो फिर देखना होगा। लेकिन अगर 24,500 के नीचे हम सस्टेन करते हैं तो क्लियरली एक इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं कि इमीडिएट सपोर्ट का लेवल देखने को मिलेगा। अगर आज बाजार गिरावट के साथ खुलते हैं, कमजोरी के साइंस दिखाते हैं, तो 24,500 के लेवल्स को मार्क कीजिएगा। लेकिन उसके अलावा उसके विपरीत अगर मजबूती के साइंस दिखाते हैं, 24,700 के पार अगर और ज्यादा तेजी बढ़ती है, फिर 25,000 और उसके आगे के लेवल्स जो है वो खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है एफआईएस, डीआईएस और साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स और उस पर किस तरह के सेंटिमेंट्स आज टेक्निकली बनते हुए दिख रहे हैं। और सबसे पहले बात होगी एफआईएस डीआईएस के डेटा कि आपके स्क्रीन पर एफआईएस डीआईएस डेटा लेकर आते हैं। और इनफैक्ट एफआईएस ने, अगर आप देखेंगे, 2,335 करोड़ की खरीदारी की है। क्लियरली कैश और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से खरीदारी, ओवरसीज इन्वेस्टर्स नेट बायर्स टर्न होते हुए दिखे हैं 2 दिनों की कॉन्जिक्यूटिव सेलिंग के बाद, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेट सेलर्स 3 दिन की बाइंग के बाद। तो चलिए डीआईएस की तरफ से सेल के फिगर्स आते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन एफआईएस के आंकड़े अगर आप देखेंगे 13 दिसंबर यानी कि शुक्रवार के 2,335 करोड़ की खरीदारी यहां पर देखने को मिली है। अंश है मेरे साथ, अंश से समझते हैं एफआईएस डीआईएस का एक्शन किस तरह से दिख रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस और साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस में अंश एफआईएस के डेटा हम देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग। सेंटिमेंट्स कैसे बन रहे हैं? देखिए डीआईएस की तरफ सपोर्ट शुक्रवार को हमें नहीं मिला, 2-3 दिन की बाइंग, लेकिन एफआईएस ने अच्छी खासी खरीदारी कैश और वायदा में कर ली। बिल्कुल, एक्चुअली फ्राइडे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी और एफआईएस फिर से हमें थोड़े सही डायरेक्शन में जाते हुए नजर आए। फ्यूचर ऑप्शन में तो हमेशा मोस्टली दिखते ही है, बट कैश मार्केट में भी हम देखें तो करीबन 2,300 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई है। इंडेक्स फ्यूचर में देखें तो यहाँ पर भी उनकी लॉन्ग्स बढ़ते हुए दिखे हैं। पिछले सेशन में देखे फ्राइडे के दिन ही तो लॉन्ग उन्होंने कुछ 4,500 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते हुए नजर आए। उनके जो शॉर्ट्स थे वो भी कुछ 3,000 कॉन्ट्रैक्ट काटते हुए नजर आए। तो नेट बेसिस पे देखे तो करीबन 7,500 कॉन्ट्रैक्ट उनके बढ़ते हुए नजर आए, जिसके चलते उनके जो टोटल लॉन्ग पोजीशन है वो अब ऊपर जाके 41.1% होता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर के शुरुआत में इनकी लॉन्ग पोजीशन 33% थी, अब 41% हो गई है। तो ये सेशन बाय सेशन यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप करते हुए नजर आ रहे हैं। सेम टाइम पे अगर हम रिटेल की पोजीशन देखें तो यहाँ पे हमें थोड़ा गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इनके लॉन्ग पोजीशन इन्होंने पिछले सेशन में कुछ 26,000 कॉन्ट्रैक्ट से काटे हैं। हालांकि शॉर्ट भी थोड़े काटे थे, लेकिन नेट बेसिस पे देखे तो उन्होंने अपने पोजीशन यहाँ पे कम करते हुए नजर आए, जिसके चलते उनका नेट लॉन्ग पोजीशन अभी 59.8%, ऑलमोस्ट 60% पर नजर आ रहा है। दिसंबर के शुरुआत में इनका था 64%, अब 60% आ गया है। तो यहाँ पर ये थोड़ा नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये पोजीशनिंग थी एफआईएस और डीआईएस की। पर अंश, अब एफएनओ में निफ्टी के लिहाज से क्या कुछ डेटा पॉइंट्स बनते हुए दिख रहे हैं और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? बिल्कुल, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो पिछले सेशन में शुरुआत हमें थोड़ी नेगेटिव दिखी थी, फिर बाद में नेगेटिव ज़्यादा गहराती होती हुई नजर आई और 10:45 तक ये सेलिंग दरअसल होती रही थी। 90 मिनट्स लगे थे। उसके बाद 10:45 को एग्जैक्टली तभी निफ्टी अपने 20 डीएमए पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग उछाल देता हुआ नजर आया और ये सीधे क्लोजिंग तक कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ नजर आया था। अब यहाँ पे देखें तो 20 डीएमए पे नीचे अच्छा सपोर्ट था, ऊपर 100 डीएमए के ऊपर जाके क्लोजिंग दी, जो कि काफ़ी एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर आप चार्ट पे देखें, निफ्टी का चार्ट वापस ले आते स्क्रीन पर एक बार, आप निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी पिछले 7 सेशन से ये 100 डीएमए के आसपास ही क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कितना भी दूर जा रहा है, लेकिन वापस घूम के 100 डीएमए के पास ही क्लोज दे रहा है। तो ये जो 100 डीएमए है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जैसे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। लेवल्स की
बात कर लेते हैं। लेवल्स की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस हमें 24,850 पर नजर आता है। 5 दिसंबर को एक थोड़ा बड़ा रेंज बना हुआ था, जिस दिन एक्सपायरी भी थी, उस दिन इस लेवल से बिकवाली होती हुई नजर आई थी। तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पे हमें बिकवाली होती हुई नजर आ सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़े शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को भी तोड़ दे तो सीधे ऊपर 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल, उसकी भी दरअसल ऊपर जाके 25,100 पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सादा ऑप्शन में ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है। तो 25,000 का जो लेवल है, अगर उसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाइवर्जेंस नजर आ सकता है, जिसकी वजह से हमें 25,100 पे सीधे रेजिस्टेंस दिख सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 24,500 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सेशन में यहाँ पे थोड़े से लोज बने हुए थे, तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। उसके नीचे अगर फिसलता है तो सीधे 24,350 पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। दिसंबर में हमने देखा था, अभी लास्ट वीक में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा था इस लेवल पे, वहाँ से अच्छा फिर ब्रेकआउट दिया था। तो ये जो रेजिस्टेंस है वही एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे लॉन्ग पोजीशन बनाए जा सकते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी एक्टिव कॉल बाइंग हो रही है 25,100 पर। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ रेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नीचे की तरफ देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग चल रही है 24,500 पर, जो कि यहाँ से 250 अंक नीचे है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स है वो इस हफ्ते 500 से 600 पॉइंट का रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार पर। तो इन लेवल्स पर नजर रखें। ओके, तो चलिए, ये तो पूरा का पूरा निफ्टी का लेखा जोखा, और जिस तरह से अंश हमें बता रहे हैं, देखिए 24,500 से 24,800 इस दायरे को ध्यान में रखिएगा आज के सत्र के लिए। और वो भी इसलिए क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की जो इम्प्लाइड ओपनिंग है इस वक्त हम देख रहे हैं 50-60 अंकों की बिकवाली दिखा रही है, लेकिन अगर यहाँ से मजबूती के साइंस या मजबूती के साथ शुरुआत होती है तो 25,000 और 25,100 के लेवल्स भी हैं ऑन दी अपसाइड, जिस पर हमें फोकस करना होगा। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट लगातार तीसरा हफ्ता था जबकि निफ्टी में हमने अंडरटोन जो है वो बुलिश देखा, और ड्यूरिंग द एंटायर वीक भी अगर आप देखेंगे क्लियरली बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स यहां पर देखने को मिली, जो कि स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट दिखा रही थी। लेकिन शुक्रवार के सेशन में ही जिस तरह हम निफ्टी की बातचीत कर रहे थे, निफ्टी के परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी भी फर्स्ट हाफ में जहां हम कह रहे थे कि बैंक निफ्टी के 12 के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बिकवाली है, सेकंड हाफ तक पहुंचते पहुंचते बैंक निफ्टी से जुड़े सारे के सारे स्टॉक्स में मजबूती थी। सिर्फ और सिर्फ लार्जर प्लेयर्स ही नहीं, छोटी मजौली बैंक्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। अंश, क्लियरली हेल्दी बाइंग इंटरेस्ट लोअर लेवल्स पर बैंक निफ्टी की तरफ से भी नजर आया। इंपॉर्टेंट स्तर, रेजिस्टेंस, सपोर्ट आज के दिन के लिए कैसे रहेंगे? बिल्कुल, अगर आप निफ्टी बैंक का भी चार्ट देखें तो सेम निफ्टी जैसे हुआ था, पहले के 1.5 घंटे में बिकवाली दिखी थी, उसके बाद में 20 डीएमए पर ही अच्छा सपोर्ट लेके टर्न होता हुआ नजर आया। ऐसे कह सकते हैं जो 20 डीएमए है वो दोनों निफ्टी बैंक के लिए कुशन जैसे एक्ट कर रहा है फॉलिंग प्राइजेस के लिए, जहां से काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। अब रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये चार्ट अगर आप देखते रहे 53,900 का जो लेवल है वहां पे काफी टाइम से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। काफी एक सीमित दायरे में है निफ्टी बैंक। पिछले सेशन में थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखी थी, लेकिन फिर वापस वही दायरे में बंद होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो 53,900 का लेवल है वो काफी अहम रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, हालांकि प्रेजेंट लेवल से काफी पास में है। अगर यहां से हम ब्रेकआउट दे तो अगला रेजिस्टेंस हमें फिर सीधे 54,500 पे दिखता है, जो कि ऑल टाइम हाई लेवल के पास का है। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें यहां पे तो हमें 53,100 पे अच्छा सपोर्ट दिख सकता है, जो कि फ्राइडे का ओपनिंग प्राइस भी है। तो यहां पे एक अच्छा बाइंग दिख सकता है। इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं तो फिर सीधे 52,500 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में इसी लेवल पे कंटिन्यूसली हमें रेजिस्टेंस दिखा था, उसके बाद हमें एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। तो ये एक वो लेवल है जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल आता हुआ नजर आ सकता है। इंडेक्स फ्यूचर की भी बात करें तो निफ्टी बैंक में हमें थोड़ी पॉजिटिविटी दिखी है, क्योंकि वहां पे ओपन इंटरेस्ट कुछ 3% से घटता हुआ दिखा है, जिसके चलते हमें शॉर्ट कवरिंग दिखा है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है। लेकिन कुल मिला के अगर बात करें तो निफ्टी बैंक एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक फिलहाल दायरे में है, पर जी हाँ, वॉलेटिलिटी काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही है। शुक्रिया अंश, ये सारे डेटा पॉइंट्स हमारे सामने रखने के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है हमारे तमाम एक्सपर्ट्स को जोड़ने का, और एक एक करके उनसे समझते हैं कि इंडेक्स पे उनकी आज के लिए क्या होगी रणनीति, साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वो कहाँ पर देख रहे हैं। चलिए स्वागत करते हैं देवांग शाह का, वो हमारे साथ फिलहाल मौजूद है। देवांग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो इंडेक्स पे ही अपना नजरिया बताइए देवांग, क्योंकि फ्राइडे का सत्र तो काफी सरप्राइजिंग रहा।
एक पॉइंट पे कोई भी इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था कि एकाएक मार्केट खुलने के तुरंत बाद इतनी वीकनेस हावी होगी और उसके बाद इतनी शानदार रिकवरी की उम्मीद तो शायद ही किसी ने की होगी। ऐसे में कई सारे जितने शॉर्टर्स रहे होंगे वो भी इसकी चपेट में आए होंगे, जिस तरीके की वॉल्टिलिटी हमने देखी। पर आज के लिए क्या है रणनीति देवांग? जिस तरीके की रिकवरी फ्राइडे को देखने को मिली, क्या हम उसको बिल्ड ऑन करेंगे या फिर इन स्तरों पे थोड़ा सा फिर से कॉशियस हो जाना चाहिए इंडिया विक्स को देखते हुए? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें फर्स्ट निफ्टी की तो डेफिनेटली जिस तरीके से हमने रिकवरी देखी फ्राइडे को काफी अच्छी रिकवरी थी। अगर ब्रॉडर मार्केट को देखें तो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यह डेफिनेटली वॉलिटिलिटी हमें और भी आगे देखने मिल सकती है। बट ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट के ट्रेंड की बात करें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर्स के लिए अराउंड 24,500 24,450 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए, और 25,100 एक रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है ये रेंज में हमें देखने मिल सकता है निफ्टी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में हमने जैसे डिस्कस किया था पहले भी कि एक अच्छा ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। डेफिनेटली फ्राइडे को काफी अच्छा एक रिकवरी भी देखने मिला। तो बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि 54,100 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 53,100 का एक सपोर्ट है, बट ट्रेडर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वॉलिटिलिटी भी हमें ये मार्केट में देखने मिल सकती है। ओके, सो वॉलिटिलिटी के साइंस भी नज़र आ रहे हैं और बात सही है। इनफैक्ट रैशनल अप्रोच अब भी रखें, क्योंकि बाजार ने भारी उतार चढ़ाव भी देखे और पूरे के पूरे नवंबर और दिसंबर महीने की ही अगर बात करें, देखिए दिसंबर नई सीरीज की शुरुआत अच्छी होती हुई देखने को मिली, लेकिन ज़बरदस्त वॉलिटिलिटी दिसंबर के मंथ्स में भी कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में नजर आई हैं। सो इसे बिल्कुल नेगेट नहीं करना है, लेकिन साथ साथ सेंटिमेंट्स जो है इस वक्त अगर देखें, पोजिशंस को इंटैक्ट रखने की राय देवांग शाह की तरफ से भी, चाहे फिर वो निफ्टी में हो या फिर बैंक निफ्टी में हो। रणनीति आपके स्क्रीन पर विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस आप देख रहे हैं। देवांग, गुड मॉर्निंग। आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या होंगे, कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग। फर्स्ट स्टॉक या बैंकिंग स्टॉक सही रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। हर टॉप हर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक खरीदने की सलाह है। 1320 का स्टॉप लॉस रखना है 1380 के टारगेट के लिए। सेकेंड स्टॉक यहाँ रहेगा केशोराम इंडस्ट्रीज। केशोराम इंडस्ट्रीज की बात करें तो डेली चार्ट पे काफी अच्छा एक पैटर्न्स बना, पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना है। तो हमें लगता है इसमें भी और अपसाइड देखने मिल सकता है। 244 का टारगेट के लिए यहाँ पे खरीद सकते हैं। 225 का स्टॉप लॉस है मेंटेन रखना। ऑलराइट, तो ये दो कॉल्स आती हुई देवांग की तरफ से, और साथ ही हमने इंडेक्स पर भी उनका नजरिया समझा है कि आज खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। ये पूरी लिस्ट के साथ तैयार है हमारे सहयोगी शरद दुबे। चलते हैं उनके पास। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आज फोकस में? गुड मॉर्निंग सृष्टि। ओवर द वीकेंड जो है तो बहुत सारे न्यूज़ फ्लो आए हैं। सबसे पहले लेकिन डिक्सन टेक पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो उनकी प्रपोजल की बोर्ड की अप्रूवल आ गई है, जहाँ पे वीवो के साथ जो है इनका जेवी रहने वाला है। 51% जेवी स्टेक डिक्सन टेक के पास रहेगा, यानी कि रेवेन्यू जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे अपने खाते में दिखा सकते हैं। वही बात करें तो ये ऑलरेडी स्मार्टफोन्स बना रहे हैं, सैमसंग, शाओमी, मोटोरोला, ओप्पो और गूगल के लिए ऑलरेडी। तो एक टाइप से बड़ी न्यूज़ फ्लो है डिक्सन टेक के लिए। वेदांता पे भी नज़र रखिएगा। आज एक इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है जहाँ पे अपनी चौथी इंटरिम डिविडेंड FY25 का जो है डिसीजन आएगा। रिकॉर्ड डेट जो है नोट कर लीजिए 24 दिसंबर को है, और इस साल ऑलरेडी 3 इंटरिम डिविडेंड्स का टोटल पे आउट 35 रुपये जो है ऑलरेडी आ चुका है शेयर होल्डर्स को। उसके अलावा लुपिन की बात करें तो यहाँ पे इनको 3 ट्रेडमार्क्स मिलने वाले हैं, जहाँ पे उनको डायबिटीज़ पोर्टफोलियो जो है उनका बढ़ जाएगा, और इसके कारण जो है एक बुलिश नज़रिया भी देखने मिल रहा है ब्रोकिंग हाउस और एनालिस्ट से। और याद रखिएगा ये मार्केट पोजीशन और स्टेबिलिटी जो है लुपिन का बढ़ जाएगा डायबिटीज़ में। बाइकॉन की जो है यूरोपियन एजेंसी से एक अप्रूवल आई है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट ड्रग पे जो है उनकी पॉजिटिव ओपिनियन आई है। वही ये सेम चीज़ औरोबिंदो फार्मा के लिए भी लागू है, हालांकि ये एक वाइट ब्लड सेल ट्रीटमेंट ड्रग के लिए है। तो तीनों ही फार्मा स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हमें देखने मिल रही है। JSW स्टील के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है कि लगभग 4,000 करोड़ के जो प्रॉपर्टी है वो जो वापस करे, और ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये भूषण स्टील एंड पावर के जो इंसॉल्वेंसी केस है उससे रिलेटेड है। राइट्स की भी बात करें तो 300 करोड़ का ऑर्डर जो है इनका बड़ा कंस्ट्रक्शन का देखने मिला है। वही रिलायंस हमारा जो अगला स्टॉक है, यहाँ पे इन्होंने 74% स्टेक ले लिए नवी मुंबई के इंटीग्रेटेड स्टील के जो इंटीग्रेटेड माफ़ करेगा सिटी के ऊपर, और इसका जो टोटल वैल्यू है लगभग 1628 करोड़ रुपए का है। आखिर में 2 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जहां पे दोनों ही ने क्लैरिफिकेशंस दी है मीडिया न्यूज़ फ्लोज पे। सबसे पहले ONGC कहते हैं कि जो न्यूज़ फ्लो आ रही थी कि जो पब्लिक लिस्टिंग उनकी आम ONGC ग्रीन की होगी उस पर जो है
फिलहाल कोई कॉन्क्रीट प्लान्स नहीं है। आखिरी स्टॉक मझगांव डॉक, यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन आ रही थी कि इनके जो टेक्नोलॉजिकल पार्टनर हैं वो जो हैं 6 सबमरीन बनाने की सोच रहे हैं एक नई प्रोजेक्ट में। तो उस बेसिस पे जो है मझगांव डॉक ने कहा है कि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन या कन्फर्मेटरी ऑर्डर जो है गवर्नमेंट को नहीं देखने मिली है। तो ये क्लैरिफिकेशन मझगांव डॉक का भी आया है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज मूवमेंट देखने मिल सकता है और इसको ज़रूर अपने नज़र में रखिएगा। ऑल राइट, शुक्रिया शरद ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर रखनी है नज़र, पर उनमें से जो एक स्टॉक जी हाँ बिल्कुल स्टैंड आउट कर रहा है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। आप देखिए लगातार पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आती हुई इस कंपनी के लिए, और एक बार फिर यहाँ पे कंपनी की अनाउंसमेंट आई है जहाँ पर उन्होंने एक जेवी किया है। साथ ही जहाँ पर अगर देखें तो वीवो के साथ जो ये जेवी है इसमें 51% जो हिस्सेदारी है वो डिक्सन टेक की ही रहेगी। और अब देखिए क्या शानदार रन अब इसी साल में हमने आते हुए देखा है, 17,000 के भी ऊपर जा चुका है, 18,000 के पास है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। पर अगर इसी साल की बात करें तो लगभग 190% का रिटर्न दिया है डिक्सन टेक ने। तो एक ज़बरदस्त रनअप, और तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे इसको लगातार हाईलाइट करते हुए। पर देवांग अभी भी कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। 18,000 के स्तर तो ऑलरेडी इसमें हमने आते हुए देख रहे हैं हम, पर यहाँ से कौन से लेवल्स पर ध्यान रखें और जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनके लिए क्या होनी चाहिए रणनीति देवांग? तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टॉक का जो ट्रेंड है काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। हाई टॉप स्ट्रक्चर में अभी भी स्टॉक काफी टाइम देर से ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेंड अभी भी डेफिनेटली पॉजिटिव है। जो इमीडिएट सपोर्ट है 17,500 का है, तो जिनके भी पास पोजीशन है होल्ड करे, 17,500 का स्टॉप लॉस रखे। 18,600 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी में, तो बने रहे 17,500 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 17,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप जो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में बने रह सकते हैं, ये राय आती हुई फिलहाल। पर इसके अलावा आज लुपिन भी फोकस में। एक बार देवांग इस पर भी अपना चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि हालांकि स्टॉक पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर हो रहा है। पर इसके अलावा अगर देखें तो न्यूज़ फ्लो में इनकी डायबिटीज़ दवाओं के पोर्टफोलियो के लिए इनको 3 नए ट्रेडमार्क्स हासिल करते हुए दिखे हैं। इनकी ऑलरेडी एक पार्टनरशिप चल रही थी बोइंगर इंगल हिम के साथ, अब वहाँ से 3 ब्रांड्स का ट्रेडमार्क और हासिल इन्होंने किया ज़रूर है। पर देवांग बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो तो नहीं है, पर स्टॉक्स क्या बता रहे हैं कि क्या इन स्तरों से लुपिन थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा और फिर से एक अप ट्रेंड की शुरुआत की उम्मीद करें? सो डेफिनेटली ल्यूपिन की बात करें तो जो एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो जब तक ये 2120 के लेवल के ऊपर जाता है तभी इसमें एंट्री ले। अगर वो लेवल ब्रेक करता है फिर अराउंड 2190 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं ल्यूपिन में। सपोर्ट की जहां तक बात करें 2020 का सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट है ल्यूपिन के लिए। तो 2120 के ऊपर जब स्टॉक्स निकलता है तभी उसमें एंट्री की सजेशन रहेगी। ल्यूपिन को लेकर ये व्यू है देवांग की तरफ से, लेकिन एक और हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं स्टूडियो में। कुणाल बोथरा हमारे साथ हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपके फोकस में कौन से शेयर हैं, क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि फ्राइडे की रिकवरी, सेल ऑफ और रिकवरी के बाद में नए पैटर्न्स उभर के आ सकते हैं। तो उस लिहाज से मैं कुछ एक लार्ज कैप स्टॉक्स जो अंडर परफॉर्मिंग लार्ज कैप्स है उसमें मैं बुलिश रहूँगा। सबसे पहला रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे। मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो चार्ट पैटर्न थी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। बुलिश हैमर पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट और स्ट्रेंथ क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये सारे पैटर्न्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे 1300 का टारगेट रख सकते हैं। जो थोड़े पोजिशनल ट्रेडर्स है वो 1350 का टारगेट भी रख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे। स्टॉप लॉस रहेगा 1250 पर। कोटक बैंक एक बहुत इंटरेस्टिंग बेट बन सकता है, बिकॉज स्टॉक ने वापस से 1800 के लेवल्स को क्रॉस किया है, जो कि एक मेजर नेकलाइन रेजिस्टेंस है कोटक बैंक के चार्ट्स पर। तो अगर ये स्टॉक सस्टेन कर जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक 1880 के लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पर भी बेट लग सकते हैं। लार्ज कैप अंडर परफॉर्मिंग प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग नेम्स में कोटक बैंक पर स्टॉप लॉस रहेगा 1760 का। ठीक है, 2 दिग्गज शेयरों से शुरुआत की है कुणाल जी ने, आरआईएल और कोटक महिंद्रा बैंक। आरआईएल के लिए टारगेट 1300 और 1350, 1250 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ क्लियर कट टारगेट्स हैं। 1880 का टारगेट कोटक महिंद्रा बैंक के लिए और स्टॉप लॉस के लेवल भी आपके स्क्रीन पर 2 शेयर होंगे। अच्छा कुणाल जी, एक और शेयर पर जब दिग्गजों का आपने चुना है तो एक दिग्गज और है, वह है भारती एयरटेल।
शुक्रवार को क्या हमने रफ्तार देखी शेयर में? लोअर लेवल से बहुत ही बेहतरीन बाइंग और वो वॉल्यूम बैक्ड बाइंग थी। 3 दिन में करीब 100 रुपए शेयर ने जोड़ लिए हैं। भारतीय एयरटेल क्या और चलेगा? और अगर हाँ आपको लगता है चलेगा तो जरा टारगेट बता दीजिए। जी हाँ, मैं काफ़ी बुलिश हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय एयरटेल एक थर्ड लार्ज कैप नेम रहेगा जो कि इस पूरे पैटर्न में शायद अच्छा उभर के आए। इंटरेस्टिंग बिट 2 चीज़ है अभिषेक यहाँ पे कि पहला जो हम सितंबर अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट हाफ का जो हम करेक्शन देखें वहाँ पे भारतीय एयरटेल एक ऐसा लार्ज कैप स्टॉक था जो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को सस्टेन कर गया है। इनफैक्ट शायद साल या 1.5 साल के ऊपर का एक टाइम होगा जहाँ पे भारतीय एयरटेल ने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है, जहाँ पे एट वन पॉइंट बेंचमार्क इंडाइसेस काफ़ी अदर लार्ज कैप नेम्स भारतीय एयरटेल के प्योर इमीडिएट प्योर वो सारे स्टॉक्स ने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया था। तो एक कहेंगे कि स्ट्रॉन्गर डिग्री ऑफ आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी था भारतीय एयरटेल पर और फ्राइडे की रिकवरी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक वापस से अपने नए हाई को लेवल्स को क्रॉस कर लेगा। तो 1750 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स भारतीय एयरटेल पर और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1655 का। 1655 और 1750, 1655 स्टॉप लॉस, 1750 का टारगेट भारतीय एयरटेल के लिए। बढ़िया है। पेटीएम पर भी कुणाल जी व्यू दीजिए। 1000 रुपए की तरफ ये शेयर बढ़ चला है और हमने शुक्रवार को देखा कि लोअर लेवल से 50 रुपए की रिकवरी ऑलमोस्ट आई थी इसमें पेटीएम में। जी मैं बहुत बुलिश हूँ पेटीएम पर भी। मेरा ऐसा मानना है कि जो एक फेज होता है जहाँ पे स्टॉक एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाता है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो को लेकर और उसके बाद हम देखते हैं जनरली वो फेज में देखते हैं स्टॉक शार्प करेक्शन करता है, एक सडन नीजक वॉलिटिलिटी आती है, उसके बाद में एक सेटलिंग फेज आता है जहाँ पे स्टॉक एकदम ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वो स्टॉक एक मोमेंटम या एक ट्रेंड कैच करता है और उस मोमेंटम और उस ट्रेंड जब वो कैच करता है तब जनरली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो पिछले ट्रेंड में आउट हो जाते हैं वो वापस एंटर करना मुश्किल हो जाता है और स्टॉक सस्टेनेबल अप ट्रेंड में एंटर करता है। तो पेटीएम इस दौर पे है जहाँ पे वो एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड की चाल चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक इवेंचुअली मे बी शायद 12 महीने में 18 महीने में अपने पुराने जो लाइफ टाइम हाई से 1800 के ऊपर का जो लेवल्स है उस लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करना चाहे या इन्वेस्टर तो मेरा मानना है कि अभी भी 900,000 के आसपास में जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा बेट बन सकता है। लॉन्ग टर्म टारगेट्स 1800 प्लस के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर यहाँ पे ट्रेड करें तो मेरा ऐसा मानना है कि 1020 to 1050 का टारगेट रख सकते हैं पेटीएम पर और स्टॉप लॉस 955 का। ठीक है। 1020 तक के टारगेट, उसके ऊपर के भी टारगेट्स पेटीएम में आपको आते हुए दिखेंगे। 984 रुपए पर क्लोजिंग दी है और आप देखिए क्या बेहतरीन रफ्तार रही है पेटीएम के शेयर की। कुणाल बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सुबह सुबह और कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की नजर बाजार में कहां पर है। तमाम रिपोर्ट्स लेकर हमारे सहयोगी गौरव जवलेकर जुड़ गए हैं। गौरव गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैक्स फाइनेंशियल के साथ क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1680 रुपीज़ का दिया है और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो रीब्रांडिंग हमें देखने को मिली जो कि अभी एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ऐसे नाम से मैक्स इंश्योरेंस जो है वो जाना जाएगा, उसके ऊपर जेफरीज का मानना यह है कि कहीं पे ये जो रीब्रांडिंग है इसकी वजह से आगे जाके ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स बढ़ गए हैं। उनका मानना है कि कहीं पे प्रीमियम ग्रोथ में इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकती है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी कंपनी को ये जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे लगता है। इसके अलावा बात करते हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ की। यहाँ पे जेफरीज ने बाय रेटिंग तो बरकरार रखा है बट टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 4865 रुपीज़ का दिया है और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो उनका सबसे बड़ा क्लाइंट कुमाई जो कंपनी है उन्होंने अपना गाइडेंस जो है FY25 का और FY26 का वो कम किया है। अगर हम बात करें इस कंपनी का तो 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू आता है पीआई इंडस्ट्रीज़ को इस कंपनी की तरफ से और इसी के चलते हुए जेफरीज ने ये कहा है कि कहीं पे मार्जिन्स पे कुछ इंपैक्ट नहीं होने वाला है। आगे जाके न्यू प्रोडक्ट्स की वजह से FY26 में हमें ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है बट ओवरऑल जो रेवेन्यू है उसमें उन्होंने कहीं पे 3 to 5% का कट किया है और इसकी वजह से ईपीएस में भी कहीं पे हमें एक गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है जेफरीज के एस्टीमेट्स में और इसीलिए ये जो टारगेट प्राइस कट जो है वो जेफरीज की तरफ से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स का मानना यह है कि कहीं पे जो रियल एस्टेट में हमने रैली देखने को मिली है इसके चलते हुए कहीं पे इलेक्ट्रिकल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है वहाँ पे फायदा देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी ज़्यादा पुश देखने को मिल रहा है और इसी के चलते हुए कहीं पे सिम्फनी और सीजी कंज्यूमर्स जो है यहाँ पे उन्होंने
उन्होंने उनकी राय दी है। सिम्फनी पे उन्होंने न्यूट्रल टारगेट बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1480 रुपीज़ का दिया है, जबकि सीजी कंज्यूमर्स पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 500 रुपये का दिया है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ रियल्टी प्लेयर्स की। यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक इंटरेस्टिंग नोट आ रहा है। उनका मानना है कि कहीं पे जो ग्रेड ए डेवलपर्स है बेंगलोर बेस्ड पे, वहाँ पे थोड़ी एक दिक्कत जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि रेगुलेटरी अप्रूवल जो है उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। उनका मानना यह है कि इसके चलते हुए भी कहीं पे प्रेस्टीज एसेट्स और शोभा जो है उनका टॉपिक रहेगा, और उनका ये भी मानना है कि ये जो रेगुलेटरी कंसर्न्स है इसकी वजह से गोदरेज प्रॉपर्टी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा आखिर में बात करते हैं स्विगी की, जो कि न्यूली लिस्टेड कंपनी है। यहाँ पे एक्सिस कैपिटल ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस यह है 640 रुपीज़ का, जो कि यहाँ से भी एक अच्छा अपसाइड हमें दिखा सकता है। और उनका मानना यह है कि कहीं पे जबकि सेकेंड प्लेयर है स्विगी, बट आगे जाके ग्रोथ पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्विक कॉमर्स में स्विगी का जो कहना है जो वो ग्रोथ स्टोर्स बढ़ाने वाले हैं, इसकी वजह से एक अच्छी ग्रोथ उन्हें देखने को मिल सकती है, और मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और इसी के चलते एक्सिस कैप भी इस कंपनी पे ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेजेस के चलते हुए इन सब स्टॉक्स पे आज हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक अच्छा व्यू जो है हमें ब्रोकरेजेस की तरफ से इन सब काउंटर्स पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल गौरव, शुक्रिया आपका सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए। सो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे कि स्विगी पर एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली है, लेकिन इसके साथ साथ सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी हैं जिस पर नज़र होनी चाहिए। और रियल एस्टेट पर HDFC सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है, और इसके अलावा अगर आप देखें क्लियरली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मांग में बढ़ोतरी की संभावनाएं भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं। गौरांग जी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे ही समझते हैं और उनसे जानेंगे जब वो जुड़ेंगे हमारे साथ कि रियल एस्टेट पैक में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। फंडामेंटली रियल एस्टेट, सीमेंट और होम डेकोर कनेक्टिंग सेक्टर्स हैं, और सीमेंट क्षेत्र की भी अगर बात करें, कुछ तमाम ब्रोकरेजेस पिछले दिनों सीमेंट क्षेत्र से जुड़ी भी आती हुई देखने को मिली। शुक्रवार के सेशन में सीमेंट स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन, और इस वक्त अगर आप देखेंगे आज के सत्र में भी रियल एस्टेट सेक्टर पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, और इनफैक्ट अगर आप इन ब्रोकरेजेस की रेटिंग की बात करें, लगभग खरीदारी की राय और साथ ही अगर आपकी पोजीशन से उसे इंटैक्ट रखने की ही राय है। गौरांग जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। अभी बस आपके जुड़ने से ठीक पहले रियल एस्टेट सेक्टर, सीमेंट और होम डेकोर क्योंकि कनेक्टिंग स्पेसेस है, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। सर, आज कुछ तमाम रिपोर्ट्स भी आई हैं, हालांकि अप्रूवल में देरी से प्रोजेक्ट लॉन्चेस में देरी की संभावनाएं रियल एस्टेट सेक्टर पर जताई जा रही है। HDFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्लियरली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डिमांड में बढ़ोतरी आने वाले दिनों में। सो अप साइकिल की जो बात करते हैं वो तो इंटैक्ट ही है, कुछ तमाम चैलेंजेस या कंसर्न्स नजर आ सकते हैं। अब आप बताइए क्या चैलेंजेस, कंसर्न्स है रियल एस्टेट के लिए, और क्या राय होगी ये कनेक्टिंग स्पेसेस रियल एस्टेट, सीमेंट एंड होम डेकोर के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी आपका। आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, कटाइयां और अटकलें तो बहुत सारी थी रियल एस्टेट सेक्टर में पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जिस प्रकार से नीतियों में बदलाव हुआ और नई नीतियां लागू की गई, मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट रेरा जिसे हम कहते हैं, फिर रियल एस्टेट सेक्टर में बाकी अन्य आपको अनुशासन के साथ कामकाज आते हुए दिखा, जहां पर अगर आपने एक प्रोजेक्ट के लिए पैसे इकट्ठा किए हैं तो उसी प्रोजेक्ट में आपको पैसे खर्च करने हैं, आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में वो पैसे नहीं लगा सकते, जो कि पहले हुआ करता था। और एक बड़ा कारण था जहां पर बिल्डर समय सीमा जो दी गई थी उसके अनुसार घर लोगों को नहीं दे पा रहे थे, वगैरह वगैरह वगैरह। थोड़ा बहुत नहीं, काफी सारा सुधार हुआ है मानसी क्षेत्र में, लेकिन फिर भी ये हाई बीटा है, क्योंकि कुछ नाम कमजोर बैलेंस शीट वाले और क्षेत्र का नाम खराब करने वाले अभी भी है यहाँ पर। क्या अड़चन है? तो पहले तो मतलब जो अनुमतियां लेनी होती है एक बिल्डर को एक प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, और आखिर तक जब आपको OC यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है, बिजली के तार जुड़ते हैं और पानी की पाइपलाइन जुड़ती है, तब तक मेरे ख्याल से बहुत सारे आपको अनुमतियां लेनी पड़ती है अलग अलग विभागों से। एक वो बड़ा मुद्दा है। दूसरा, काफी कुछ प्रतिबंध लगते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ठंडी की सीजन में अगर आप NCR या दिल्ली में जाए तो जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो इस क्षेत्र के ऊपर फटकार ऐसे मिलते हैं कि आपको कामकाज बिल्कुल ठप कर देना पड़ता है, यानी कि 2-3 महीने आप कामकाज नहीं करते तो आपका प्रोजेक्ट लॉन्च जो डेट होता है वो फिर पीछे धकेल दिया जाता है, और बहुत सारी कॉस्ट ऊपर चली जाती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह।
लेकिन जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए मानसी, वो मेरे ख्याल से बहुत जल्द बिक जाते हैं। फिर वो चाहे 3 करोड़ 4 करोड़ के हो या 6-7 करोड़ के हो। हमने उदाहरण के तौर पर कुछ समय पहले किसी एक रियल एस्टेट कंपनी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और 6-7 करोड़ के प्रोजेक्ट्स घर 2 दिन में 3 दिन में पूरा प्रोजेक्ट बिक गया था। तो मांग बिल्कुल बरकरार है। बजट आने वाला है बहुत जल्द 1 फरवरी को। हम अनुमान करते हैं कि वित्त मंत्री साहिबा श्रीमान निर्मला सीतारामन जी इस क्षेत्र के लिए पहले भी बहुत कुछ किया है, आगे भी बहुत कुछ करेंगे। खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल के तहत जो नीतियां बनी है वो हमें जो कंपनियां पसंद आती है वो है शोभा लिमिटेड और प्रेस्टीज एस्टेट्स। फिलहाल ये 2 कंपनियों पर खरीदारी की राय है। सो प्रेस्टीज एस्टेट, शोभा लिमिटेड, रियल एस्टेट स्पेस से जुड़े कुछ स्टॉक्स जिस पर खरीदारी फंडामेंटल आउटलुक का गौरांग जी की तरफ से हमें मिल चुका है। और रियल एस्टेट इन पर्टिकुलर अगर आप देखें, क्लियरली साइंस ऑफ विजिबिलिटी जो है रियल एस्टेट के लिए काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और ये इस वक्त ही नहीं है, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि स्लो एंड इवेंचुअल लेकिन वन साइड अप मूव ही रियल एस्टेट सेक्टर में नज़र आता है। और सिर्फ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ही नहीं, कमर्शियल रियल एस्टेट और इसके साथ रोड इंफ्रा, इन कंपनियों को भी जोड़ना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट की रफ्तार हम देख रहे हैं भारत में, जो डेवलपमेंट रोड इंफ्रा ओवरऑल डेवलपमेंट होता हुआ जो नज़र आ रहा है, इसका क्लियर कट इम्पैक्ट है जो कि ये सारे के सारे स्पेसेस पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। सो जैसे कि मैंने कहा, कनेक्टिंग सेक्टर्स हैं रियल एस्टेट, उसके साथ सीमेंट और सीमेंट के साथ होम डेकोर, लेकिन साथ साथ रोड इंफ्रा स्पेसेस को भी जोड़ लेना चाहिए। और क्लियर कट उदाहरण भी है इसका, जिस तरह से टोल कलेक्शन डेटा हम देख रहे हैं, जिस तरह से हाईवे एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, इनसे जुड़े स्क्रिप्ट्स पर ज़रूर आपको नज़र रखनी चाहिए। और लॉजिकल है इस पर खास तौर से अगर नज़र रखेंगे क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। देवांग, एक टेक्निकल नज़रिया भी आपसे जानना चाहेंगे। अभी गौरव हमें अपने ब्रोकरेजेस के रिसर्च लिंक में बता रहे थे सारे के सारे स्टॉक्स रियल एस्टेट से जुड़े जिस पर HDFC सिक्योरिटीज बुलिश है। गौरांग जी ने भी अपना फंडामेंटल आउटलुक बताया। इस रिपोर्ट में गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा लिमिटेड, प्रेस्टीज और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का जिक्र किया गया। या तो खरीदारी, या तो एडिशन, या तो पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की राय दी गई है। आप रियल एस्टेट क्षेत्र को कैसे देखते हैं? रियल एस्टेट की बात करते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो स्ट्रक्चर है काफी अच्छा है, टेक्निकल स्ट्रक्चर। एक स्टॉक ने एक बेस बना के अपसाइड रिज्यूम किया था। पास्ट फ्यू डेज में कुछ कंसोलिडेशन देखने मिला है स्टॉक के अंदर, बट अभी भी जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो 2840 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। 3100 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी में। ठीक है, 3100 तक के लेवल्स नज़र आ सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर शुक्रवार का क्लोज यहाँ पर देख रहे हैं। मजबूती ऑलमोस्ट 2% की देखने को मिली थी और उसके बाद यहाँ पर तेज़ी के साथ क्लोजिंग, और यहाँ से 3100 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो क्लियरली टेक्निकली भी अगर आप देखें, सो एक्सपर्ट्स का भी भरोसा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में है। इस रिपोर्ट में भी अगर पोजिशंस हैं और ज़्यादा एक्यूमुलेशन यानी कि गिरावट में खरीदारी की राय HDFC सिक्योरिटीज़ की इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं। क्लियरली गिरावट तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर एंट्री पॉइंट्स मिल जाएं तो ऐसे एक अपॉर्चुनिटी है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए, आप मानकर चल सकते हैं। टारगेट्स उन्होंने रेज किए और इसी लिस्ट में शोभा, प्रेस्टीज जैसी कंपनियां, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जैसी कंपनियां भी हैं। एक नज़र हमारी होनी चाहिए कंजम्पशन थीम पर, और इसमें पुल अप करेंगे गोदरेज कंज्यूमर। गौरांग जी, वैसे तो कंजम्पशन स्पेस जो है हम देख रहे हैं, मांग की कंसर्न्स है, डिमांड कंसर्न्स हैं, इनपुट कॉस्ट के कंसर्न्स हैं, स्टॉकिंग हो चुकी है, और इसी सारी चीज़ों के चलते और इन्फ्लेशन एक बड़ी से बड़ी कंसर्न जिसके चलते कंजम्पशन स्टोरी जो है वो मानो गड़बड़ाई है। गोदरेज कंज्यूमर पर एक रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की। ओवरवेट रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है। इनका मानना है कि 1365 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। अब आप देखिए 1111 के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ था, लेकिन इनका ये कहना है कि हाल की गिरावट के बाद रिस्क रिवॉर्ड जो है वो वाजिब यानी कि रैशनल नजर आ रहा है। इंडस्ट्री के मुकाबले शेयर जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। पहले तो इंडस्ट्री या कह सकते हैं कि सेक्टर को किस तरह से देखना चाहिए, और फिर सेक्टर में इस स्टॉक को किस तरह से देखना चाहिए सर? मानसी, देखिए, दूसरी तिमाही में नतीजे जो आए थे FMCG क्षेत्र की कंपनी के, सभी कंपनियों की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अमूमन जितनी जो दिग्गज कंपनियां थी और जो मझौली FMCG क्षेत्र की कंपनियां थी, वो नतीजे मेरे ख्याल से अनुमान से नीचे आए थे, अनुमान के से खराब आए थे। और उसका कारण मुख्य ये था कि जो सहायता आपको ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों से बिक्री को लेकर के होने वाली थी वो हुई नहीं। दूसरी तरफ
बड़े शेयर छोटे और मझौले शेयरों में से जो मांग आती थी वो भी निचले स्तर पर थी। इसी के कारण जो आप आय का आंकड़ा था कुछ कंपनियों का वो नीचे आया। जब आय आपकी नीचे आती है यानी कि आपका जो टोटल टर्नओवर है वो नीचे आता है तो जाहिर है आपके शुद्ध मुनाफे पे भी उसका असर पड़ेगा। थोड़ा बहुत उसका कारण लागत खर्च को लेकर के भी था क्योंकि काफी कुछ उठापटक हमने कच्चे तेल के दामों में देखी थी, जिस प्रकार की परिस्थितियां खाड़ी देशों में से खड़ी हुई हैं और जो असर उसका कच्चे तेल के ऊपर आया। लेकिन ये सभी कारण जो नकारात्मक है उसको देखते हुए और जो करेक्शन आया है एफएमसीजी क्षेत्र की कंपनियों में निचले स्तर पर, हमें भी लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो गया है। जो कंपनी की आप बात कर रहे हैं मानसी, गोदरेज कंज्यूमर, वहां हमारी भी खरीदारी की राय है। 1250 के ऊपर के लक्ष्यांक है और हम ये मानते हैं और जो कंपनियों की मैनेजमेंट ने टिप्पणी करी कि तीसरी और चौथी तिमाही में परिस्थिति अब धीरे धीरे करके सुधरेगी और अगले वित्तीय वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल 2025 से जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा वो वहां पर आपको सुधार और भी तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और वास्तविकता ये भी है कि भारत खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा। ऑलराइट, तो गोदरेज कंज्यूमर्स पर आपके लिए टिप्पणी पर अब आगे बढ़ेंगे और एक और स्टॉक जो कि आज फोकस में रहेगा वो है पीआई इंडस्ट्रीज़ का शेयर, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी एक खबर आई थी जहां पे क्यूमाई जो कि इनका वन ऑफ द की कस्टमर्स है, उसने जो है अपनी गाइडेंस में रिवीजन की है और उसके चलते स्टॉक में एक वीकनेस भी देखने को मिली थी। पर अब जेफरीज ने भी अपनी हालांकि खरीदारी की राय बरकरार रखी है, पर लक्ष्य 5100 से घटाकर 4865 के दे दिए हैं। एक बार देवांग आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट देखें तो काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। फ्राइडे का सत्र में भी एक कमज़ोरी ही हावी थी, बट अब 4000 के लेवल्स तो इसने तोड़ दिए हैं निचले स्तरों पे, पर यहाँ से और कितनी वीकनेस गहरा सकती है? या डेफिनेटली पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक का जो ट्रेंड है ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। फर्दर पॉसिबल है और डाउन साइड डायरेक्शन देखने मिल सकता है। 3900 तक के जो लेवल्स है स्टॉक में शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। जहां तक इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें 4080 ये रेजिस्टेंस है, तो अभी भी स्टॉक में गिरावट देखने मिल सकती है पीआई इंडस्ट्रीज में। और गिरावट का शिकार हो सकता है पीआई इंडस्ट्रीज, यहाँ पर एक बार नज़र रखिए। पर आज इंश्योरेंस स्पेस से एटलीस्ट मैक्स फाइनेंशियल में जो है नज़र ज़रूर रहेगी। और गौरांग जी आपसे समझना चाहेंगे इसके बारे में एक राय, क्योंकि हालांकि जेफरीज ने तो खरीदारी की राय बरकरार रखी है, पर अब जो ये रीब्रांड हो चुका है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, इसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? साथ ही वैल्यूएशंस के लिहाज से क्या इंश्योरेंस स्पेस में ये वन ऑफ द की प्लेयर्स रहेगा जिस पे आप बेट करेंगे? एक बार मैक्स फाइनेंशियल्स पे आपकी राय, और या फिर इंश्योरेंस स्पेस से कोई और स्टॉक आपको पसंद हो तो वो भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। देखिए ये कंपनी पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज में नहीं है और कंपनी हालांकि बैलेंस शीट और ये जो बदलाव हुआ है नामकरण को लेकर के शायद थोड़ी बहुत सहानुभूति बाजार इसको देगा, लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि दाम और नाम पर आपको निवेश नहीं करना चाहिए, काम देख करके निवेश करना चाहिए। तो उसी विचारधारा को सामने रखते हुए इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस यानी कि नॉन लाइफ, ये दोनों में पसंदगी हमारी रही है। लाइफ इंश्योरेंस में एलआईसी, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, ये 4 नाम है लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क पर खरीदारी करने के लिए। और नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस में जो हमें पसंद आता है वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। इन सभी पर खरीदारी की राय है। हालांकि लाइफ इंश्योरेंस में जो नए प्रीमियम्स की रन रेट थी एलआईसी को लेकर के जो आंकड़े आए हैं वो थोड़े निराशाजनक बिल्कुल है छोटी मध्यम अवधि के लिए। उसके बनस्पत अगर आप देखें तो बाकी अन्य जो प्राइवेट सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहां पर न्यू इंश्योरेंस प्रीमियम की जो रन रेट है वो सुधरी है। तो ये छोटी मध्यम अवधि में इन आंकड़ों को लेकर के शायद असमंजस परिस्थिति हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें लग रहा है कि ये सभी कंपनियां काफी सकारात्मक है।
और तो चलिए मैक्स फाइनेंशियल्स पर नज़र तो ज़रूर रहेगी, पर जैसा कि गौरांग जी बता रहे थे, सिर्फ एक नामकरण की ही चेंज यहाँ पर होते हुए दिखा है, बल्कि जितनी भी चीज़ें थी या सिनर्जीज़ की बात कर रही थी कंपनीज, उसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ फैक्टर इन हो चुका है। पर आज इस काउंटर पे नज़र ज़रूर रहेगी। साथ ही इंश्योरेंस स्पेस से जो टॉप बेट्स है गौरांग जी के, वो भी हमने समझे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब स्वागत करेंगे शिवांगी शारदा का भी। आइए उनसे समझते हैं कि आज के लिए सबसे पहले उनके कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर है उनकी नज़र। गुड मॉर्निंग शिवांगी, सबसे पहले बताइए आपकी आज की स्टॉक कॉल्स। वेरी गुड मॉर्निंग। और हम देख रहे हैं मार्केट्स में एक कमबैक है बुल्स का। बहुत ही अच्छे एक्शन में हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रही है। तो ऐसे में सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा आईटी स्पेस में। वो है दिग्गज इन्फोसिस। इस सीरीज में अभी तक हमने लगातार देखा है कि स्टॉक में बहुत ही अच्छी लॉन्ग एडिशन हुई है। पिछले सीरीज रोलोवर्स भी काफी पॉजिटिव थे और कम से कम यहाँ पे हमने देखा है लगभग पिछले 10 सेशन से हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। तो सपोर्ट्स जो है हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। स्टॉक ने अपने एक प्रीवियस हर्डल 1975 के आसपास को सरपास करके बहुत ही अच्छी तरह से वहां पे क्लोजिंग दिया है। अब वो एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। और पूरा जो आईटी पैक है वो मार्केट्स को ड्राइव करते हुए नजर आ रहा है। तो ये एक हैवी वेट को अक्यूमुलेट करने का अच्छा टाइम है। तो यहाँ पे खरीदारी करें 2080 के टारगेट्स के लिए 1960 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, 1960 रुपए का स्टॉप लॉस है इन्फोसिस के लिए। शिवांगी गुड मॉर्निंग। ओएमसीज में कोई शेयर आपको पसंद हो जहां पर लॉन्ग करना चाहिए? हालांकि देखिए ये चीज ध्यान रखने वाली है कि क्रूड में थोड़ा थोड़ा उछाल आया है और $74 के ऊपर के भाव हैं फिलहाल। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल हमने पिछले हफ्ते तेजी देखी है। कोई आपको पसंद आ रहा है शेयर? जी बिल्कुल, इसमें हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत मोमेंटम और वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिली है। बट ओवरऑल ये स्टॉक्स अभी भी जो है एक वॉल्यूम सर्ज के साथ है, बट प्राइस कंफर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि फॉलो अप एक्शन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। ग्लोबल फैक्टर्स जो है वो काफी इन स्टॉक्स पे हावी हो जाते हैं। तो मेरी राय रहेगी कि थोड़ी स्टेबिलिटी की हम वेट कर सकते हैं इन स्टॉक्स में। ऑफ कोर्स इंट्राडे स्विंग्स मिल जाएंगे, बट एक अच्छे पोजिशनल ट्रेड के लिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। आईओसी को लेकर ये व्यू ठीक है। अच्छा, रियल एस्टेट पर ना एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिपोर्ट आई है। शोभा पर बाई है, प्रेस्टीज पर खरीदारी की सलाह है, ब्रिगेड को भी खरीदने की सलाह है और गोदरेज प्रॉपर्टीज को भी ऐड की रेटिंग उन्होंने दी है। तो ये सारे के सारे शेयर आज फोकस में रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि आज सुबह के सत्र में एक और हमारे एक्सपर्ट जुड़े थे, अक्षय भागवत। उन्होंने भी ओबरॉय रियल्टी को खरीदने की सलाह दी है। तो एक शेयर आप अपनी लिस्ट में और भी जोड़ सकते हैं अगर आपको इस बास्केट में कुछ अगर रणनीति चाहिए तो। कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं। एक शेयर हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है और वो है डिलीवरी का। अब चूंकि एफएनओ का पार्ट भी है, डिलीवरी के बारे में जरा राय लेते हैं। गौरांग सर गुड मॉर्निंग। डिलीवरी कैसा शेयर आपको लगता है सर, और क्या जो स्ट्रेंथ आई है लोअर लेवल से इस पर यकीन करें? क्या लॉन्ग टर्म का ये बाई है शेयर? ये धन्यवाद अभिषेक, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो देखिए सीधे सीधे तो राय नहीं देंगे क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन जिस प्रकार से ई कॉमर्स में फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, और जिस प्रकार से ये कंपनी खास करके जो ई कॉमर्स रिलेटेड सामान का जो आवागमन होता है उस क्षेत्र में, लॉजिस्टिक क्षेत्र में कामकाज करती है। लिस्टिंग के बाद काफी समय पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी अभिषेक, लेकिन लिस्टिंग के बाद कुछ इतना हुआ नहीं इस कंपनी के नतीजों को लेकर के या शेयर के दामों को लेकर के। और पिछले हफ्ते चला था ये स्टॉक कुछ खबरों को लेकर के। विशेष रूप पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ मैं फिर भी यही कहूंगा कि एक बारी के चाल को देख करके आपको किसी प्रकार का निवेश की रणनीति नहीं बनानी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कंपनी का कामकाज नतीजों में किस प्रकार से आगे बढ़ता है। ठीक है, डिलीवरी को लेकर ये व्यू। अच्छा गौरांग सर, एक जरा व्यू आप ना एचडीएफसी बैंक के शेयर को लेकर दीजिए।
मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर एचडीएफसी बैंक की हम चर्चा ना करें तो हमारी चर्चा कंप्लीट ही नहीं होती है। 1880 रुपए के आसपास के भाव के आसपास क्लोजिंग हुई है और बहुत बढ़िया रिकवरी रही। 1830 से 1873 ये सफर तय किया एचडीएफसी बैंक के शेयर ने। क्या आपको लगता है कि मौजूदा स्तर से भी ये स्ट्रेंथ दिखाएगा? और अगर अब किसी को नया निवेश के बारे में सोचना है बैंकिंग में, कौन से शेयर होंगे आपको? दिग्गजों के साथ जाएं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, या फिर मिड कैप में आपकी कहीं नजर है? देखिए अभिषेक भाई, मुझे याद है इस शेयर एचडीएफसी बैंक को लेकर के आज से कुछ समय पहले जब ये 1400 के आसपास अटक गया था और हिलने का नाम नहीं ले रहा था, तभी आप ही के साथ, आपके सहयोगी के साथ बात करते हुए इस शो में और बाकी अन्य शो में, खास करके जो बाय नाउ सेल नाउ शो होता है ईटीना स्वदेश का, तब से लेकर के आज तक और उससे पहले भी हमने खरीदारी की राय बरकरार रखी है एचडीएफसी बैंक पर। आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है। कुछ मर्जर को लेकर के दो बड़ी दिग्गज कंपनियां मर्ज होती हैं अभिषेक, तो कुछ कारण होते हैं बैलेंस शीट पर, कुछ थम सा जाता है शेयर का दाम जब तक कि वो सिनर्जीज उभर करके आती नहीं, और जब वो आती हैं तो ये नतीजा होता है कि 1400 वाला आपको 1850 पर दिख रहा है। तो दिग्गज कंपनियों में आपको ना थोड़ा सहनशीलता रखनी चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने ये आपको 10-15% ऊपर की चाल दिखाए, और ऐसा अनुमान रखना भी मेरे ख्याल से अनिवार्य नहीं होगा, समझदारी नहीं होगी। तो क्या दिग्गजों को डर करना चाहिए? तो मैं तो कहता हूं कि बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र आपके पहले तो पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको सभी प्रकार के शेयर रखने चाहिए, यानी कि सरकारी बैंक के, निजी क्षेत्र बैंक के, और यहाँ दोनों पर भी आपको एक मिश्रण रखना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। तो सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी, ये खरीदारी की सूची में। दिग्गज बैंकों में एचडीएफसी बैंक की तो चर्चा कर ही ली, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सिटी यूनियन बैंक, ये है नाम निजी क्षेत्र के बैंक जहां पर खरीदारी की राय। और आपको एक अच्छा खासा एक मिक्स पोर्टफोलियो बनाना चाहिए मेरे ख्याल से वित्तीय क्षेत्र में। ठीक है, मिक्स पोर्टफोलियो होना चाहिए। चलिए 9:03 हो गए हैं, 5 मिनट हो गए इनफैक्ट, और ओपनिंग के टिक्स अब धीरे धीरे ना सेटल होने की तरफ बढ़ेंगे। 24,735 अंकों के आसपास की हल्की सी गिरावट है निफ्टी में, और फिलहाल कोई भी ऐसा शेयर नहीं दिख रहा हो जहां पर बहुत कोई बड़े मूव्स हों। जेएसडब्ल्यू मेटल वाले शेयर थोड़े से गिरावट के शिकार हुए थे शुक्रवार के सत्र में, वहां पर हल्की हल्की स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये हो सकता है कि थोड़ी सी नरमी के साथ ये शुरुआत आज के सत्र में करें। लेकिन आज राइट्स को लेकर खबर थी देवांग, और राइट्स का जो शेयर रहा है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है वो। लेकिन ये है कि 400 वाला शेयर अभी 300 वाले शेयर के 300 के भाव के आसपास है। एक बार अपना व्यू भी जरा शेयर कर लीजिए। वैसे हमने शिवांगी इसके बारे में पूछा था, आपको क्या लगता है राइट्स के बारे में? अच्छे ऑर्डर की खबर है आज। जी बिल्कुल, राइट्स की यहाँ पे अगर हम बात करें टेक्निकली, यहाँ पे स्टॉक में एक पुल बैक मूव बहुत ही अच्छी तरह से देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में। आज प्री ओपनिंग में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी शुरुआत भी हो रही है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे 309 का एक रेजिस्टेंस है, तो वो एक काफी अहम रहेगा। 309 को क्रॉस करते ही यहाँ पे एक बाइंग की सलाह रहेगी, क्योंकि वहां से एक स्ट्रेंथ और कंफर्मेशन रहेगा, और एल्स थोड़ा कंसोलिडेट करने की राय रहेगी। यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव शुरुआत की तैयारी है, देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है। पर चलिए अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का आज के नवरत्न स्टॉक से। सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी शरद के पास। शरद, बताइए कौन से हैं आज के नवरत्न काउंटर्स? जी बिल्कुल सृष्टि, सबसे पहले डिक्सन टेक पे हम नज़र डालेंगे। वीवो के साथ जो है एक जेवी करने वाला है, 51% स्टेक रहेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्मार्टफोन्स के लिए ओईएम के जो है काम करने वाले हैं। अब लार्जली देखें तो बड़े बड़े दिग्गज मोबाइल प्लेयर्स के साथ ऑलरेडी इनका टाई अप हो चुका है, जैसे कि सैमसंग, शाओमी, मोटोरोला और ओप्पो। दूसरा स्टॉक रहेगा वेदांता। आज अहम बोर्ड मीट है, चौथी इंटरिम डिविडेंड का ऐलान हो सकता है वित्त साल 2025 के लिए। रिकॉर्ड डेट याद रखिएगा 24 दिसंबर का है, और इस साल ऑलरेडी 35 रुपये डिविडेंड की अनाउंसमेंट आ चुकी है। लुपिन भी नज़र में रखिएगा। 3 अहम ट्रेडमार्क्स अप्रूवल हुई है बोरिंगर इंगलहाइम के साथ, जहां पे कंपनी अपनी डायबिटीज़ पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करेगी। ब्रोकरेजेस का अपग्रेड भी आया है।
फार्मा की बात करें तो बाइकॉन को जो है यूरोप की अथॉरिटी से अप्रूवल आ गया है। अब ये जो है ऑफ कोर्स देखा जाए इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट के लिए है और ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो स्टॉक के लिए। वही औरोबिंदो फार्मा के लिए भी इसी एजेंसी से जो है अप्रूवल आई है, पॉजिटिव ओपिनियन जिसको कहते हैं, और इसमें वाइट ब्लड सेल्स के लिए जो है ये ट्रीटमेंट है। JSW स्टील 5वां स्टॉक हमारा है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने कहा ईडी को हैंडओवर करने के लिए प्रॉपर्टीज़ लगभग 4000 करोड़ के ये जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये जो है भूषण पावर स्टील के जो बैंक्रप्सी डील है उसको लेके है। अब हम बात करेंगे राइट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखें तो इनके जो कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स है लगभग आप कह सकते हैं 300 करोड़ का जो है कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स यहाँ पे देखने मिला है। और ONGC हमारा 8वां स्टॉक रहेगा, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आई है और यहाँ पे कंपनी ने सफाई दी है कि अभी जो है लिस्टिंग वो नहीं करने वाले ONGC ग्रीन का। आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज GCPL पे नज़र रखिएगा। JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है और यहाँ पे जो है मेंटेन ओवरवेट रखा है, लक्ष्य 1365 रुपये का रखा है, और उन्होंने कहा है कि सेल ऑफ के बाद जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रीजनेबल हो गई है और आगे जाते हुए अपने पीयर्स को GCPL जो है आउट परफॉर्म कर सकती है। CFO ने भी कहा एनालिस्ट मीट में कि जो वीकनेस दिख रही है तीसरे तिमाही में वो लगभग वॉल्यूम की जो है वो एक साइक्लिकल फैक्टर के लिए है, ना कि स्ट्रक्चरल को लेके। और जब साइक्लिकल की बात होती है तो उसको शॉर्ट टर्म प्रेशर कहते हैं। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जो हमारे 9 के नवरत्न के लिस्ट में हैं। या शरद, ये आज की 9 की नवरत्न लिस्ट हमें बताने के लिए तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर रहेगी नज़र, पर आज वेदांता पर भी फोकस रहेगा क्योंकि 4th इंटरिम डिविडेंड के लिए आज बोर्ड बैठक है। एक बार शिवांगी इस पे आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे क्योंकि वेदांता हमने कुछ दिनों पहले यानी पिछले हफ्ते जब हाईलाइट किया था तो इंट्राडे ही उसने काफ़ी अच्छे मूव्स दे दिए थे, बट आई थिंक शिवांगी फिर से अब 520 के हर्डल को क्रॉस करने की अच्छी तैयारी है, पर यहाँ से कौन से लेवल्स को ध्यान में रखें और कैसे पार्टिसिपेट करें? जी बिल्कुल, वेदांता की अगर हम यहाँ बात करें, पूरे मेटल पैक में एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है और यहाँ पे इस सीरीज में अभी तक हमने देखा है कि 15% से ज्यादा यहाँ पे प्राइस सर्ज देखने को मिला है, तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अप मूव देखने को मिल रहा है। 519 का एक हर्डल जरूर है जिसको स्टॉक जो है एक साथ पास करने की पूरी तैयारी करेगा। आज के दिन में भी एक अच्छी ओपनिंग है, तो 540 तक के टारगेट्स के लिए हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 510 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो 510 का एक सपोर्ट वेदांता पर आप ध्यान रखें और 540 यहाँ पर जो है टारगेट्स आते हुए तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल निकलता हुआ वेदांता के लिए स्टॉक पर फोकस ज़रूर रहेगा। पर शिवांगी एक बार एशियन पेंट्स पर भी राय दीजिए क्योंकि हाल फिलहाल कुछ एक ब्रोकरेजेस, कुछ एक दिग्गजों का नज़रिया जो है इस पर पॉजिटिव आता हुआ दिखा है और स्टॉक की ये साल ज़बरदस्त धुलाई भी हुई है। जी हाँ, अर्निंग्स का भी सपोर्ट नहीं था, साथ ही अगर त्योहारी की मांग देखें जहाँ पर दिवाली के आसपास थोड़े से सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं, डिमांड अच्छी होती है, इस बार वो भी रौनक जो है एशियन पेंट्स में नहीं आती हुई दिखी। एक बार शिवांगी इस पे चार्ट चेक दीजिए, इतनी पिटाई के बाद क्या ओवरसोल्ड लग रहा है एशियन पेंट्स और यहाँ पर कोई खरीदारी की राय बनती है? जी, एशियन पेंट की बात करें तो ये एक ब्रूज्ड हैवी वेट है और हमने इसमें देखा है कि पिछले 3 महीनों से थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो लगातार हमने देखा है कि स्टॉक थोड़े प्रेशर में है। पिछले 3 सालों के जो गेन्स है उसको वाइप ऑफ कर दिया है स्टॉक ने, तो थोड़ा यहाँ पे सेंटिमेंट्स इम्प्रूव होने में वक्त लग सकता है, थोड़ा और पेशेंस रखें इसमें, बॉटम फिशिंग अभी ना करें। स्टॉक में एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी आएगी, तो वहां पे फिर हम एंटर करने की कोशिश करें फॉर बेटर रिस्क रिवॉर्ड। ऑलराइट, एशियन पेंट्स पर भी नजर रहेगी कि रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से बनता है। पर शिवांगी क्विकली एक बार मनापुरम फाइनेंस पर आपकी राय, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ पिछले 5 दिनों से लगातार हरी कैंडल्स बनती हुई मनापुरम फाइनेंस के लिए अब 180 के पार निकला है, कैसे देखें इसे? जी बिल्कुल, मनापुरम फाइनेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है और लगातार हमने इसमें पिछले 8 दिनों से एक अच्छी लॉन्ग्स एडिशन यहाँ पे देखने को मिली है। कम से कम यहाँ पे हमने देखा है 12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड में, तो बिल्कुल स्टॉक काफी पॉजिटिव है। जिस तरह से वॉल्यूम्स भी सर्च कर रहे हैं, RSI भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, तो ये तैयारी कर रहा है पूरे 190 और फिर थोड़ा पोजिशनली 210 तक के टारगेट्स, बट इमीडिएटली 190 तक के लेवल्स बन रहे हैं।
और 178 के एक स्टॉप को हम ध्यान रखें। ओके चलिए, मनप्पुरम फाइनेंस फिलहाल एफएनओ बैन में शामिल है, लेकिन एक कॉल शिवांगी की तरफ से इस वक्त आती हुई बाजार खुलने की तैयारी में, और इस वक्त अगर आप देखेंगे जो सेंटिमेंट्स हैं, लोअर लेवल्स पर खरीदारी की राय और इनफैक्ट लोअर लेवल्स पर बाइंग इंटरेस्ट जो है फ्राइडे को डेवलप हुआ था, वही इंटरेस्ट आज डेवलप होता है कि नहीं, इस पर नजर रहेगी। प्री ओपन में जिस तरह से आप देख रहे हैं 24,750 के लेवल्स हैं जहां पर खुलने की पूरी तैयारी करता हुआ बाजार, हम लगातार आपको बता भी रहे हैं कि 24,750 के लेवल्स हैं जिस पर एक बार नजर रखनी होगी। वहां से अगर अप मूव्स नजर आते हैं तो फिर 25,000 की तरफ आगे बढ़ेंगे, और वहां से अगर डाउन ट्रेंड या ये कह सकते हैं कि एशियाई बाजार अमेरिकी बाजार से जो फ्लैट ट्रेंड नजर आ रहा है, गिफ्ट निफ्टी का जो फ्लैट ट्रेंड है वो अगर इवेंचुअली आगे बढ़ता है तो फिर डाउन साइड पर भी एक बार नजर रखनी चाहिए। वॉलिटिलिटी को भी ध्यान में रखें, लेकिन बाजार में खास तौर से अगर आप देखेंगे एफआईएस की जो खरीदारी है वायदा बाजार और कैश मार्केट में वो कितना सपोर्ट करती है, इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि एफआईएस की तरफ से जो एक्शन बिल्टअप होता हुआ देखने को मिला है, स्टॉक स्पेसिफिक जो चाल देखने को मिली है, उसके साथ साथ मार्केट की फ्राइडे की पॉजिटिव क्लोजिंग, वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट के तौर पर साबित होती हुई दिखेगी। कहां पर नजर रखनी है? रियल एस्टेट सेक्टर पर नजर रखनी है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर नजर रखनी है, फार्मा स्पेस पर आपको नजर रखनी होगी। क्लियरली यहां से साइंस डिफेंसिव्स के तौर पर, और याद कीजिए फ्राइडे सेशन में एफएमसीजी यानी कि कंजम्पशन थीम भले ही वहां से गिरावट हावी होती रही, लेकिन फ्राइडे सेशन में जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर थे उसमें कंजम्पशन सेक्टर भी था। आईटी अगेन एज अ डिफेंसिव लगातार बाजार को संभालने का काम कर रहा है, तो इस पर भी नजर रहे। स्टॉक स्पेसिफिक रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि करार इन्होंने अभी किया, इसके चलते फोकस में रहेगा। इसके अलावा डिक्सन टेक जिसका जिक्र हमने किया, यहां पर भी एक करार के चलते खबरें रहेंगी और एक इंपैक्ट आता हुआ देखने को मिल सकता है। चौथे अंतरिम डिविडेंड पर वेदांता भी विचार करने वाला है। बाजार की शुरुआत 24,768 के लेवल्स पर निफ्टी में इस वक्त कामकाज खुलता हुआ, तो क्लियरली 24,750 के पार इस वक्त हम देख रहे हैं निफ्टी खुलता हुआ। करीब 100 अंकों की बिकवाली, 82,000 के लेवल्स पर सेंसेक्स में कामकाज इस वक्त आप ओपन होता हुआ देखेंगे। 53,573 के स्तर पर बैंक निफ्टी, और लाल निशान के साथ करीब 110, 115, 120 अंकों की बिकवाली इस वक्त बैंक निफ्टी में। तो क्लियरली फ्लैट ओपन, लेकिन मिड कैप ब्रॉडर मार्केट्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि मिड कैप में हम देख रहे हैं करीब 200 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड्स जो हैं खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक मूव स्मॉल कैप में भी देखने को मिलेंगे। मेजर प्लेयर्स यहां पर बाजार में इस वक्त सपोर्ट कौन कर रहे हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हो। इस वक्त सपोर्ट जो है मेजरली रिलायंस, आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, हिंडाल्को, एमएनएम जैसे स्टॉक्स की तरफ से। बजाज ऑटो में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है, तो क्लियरली आईटी का खेमा, रिलायंस न्यूज फ्लो के चलते अच्छा खासा एक्शन, और बजाज ऑटो में भी हम अच्छी खासी मजबूती देख रहे हैं। मार्केट ब्रेथ, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें, 1400 या 1500 एडवांसेस के सामने महज 538 डिक्लाइन। सो क्लियरली मार्केट की ब्रेथ अंडरटोन जो है इस वक्त भी बुलिश नजर आ रही है, लेकिन बेंचमार्क्स में हम कहेंगे कि फ्लैट ओपनिंग होती हुई इस वक्त देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक आज बाजार में आउट परफॉर्मेंस आईटी सेक्टर की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट प्लेयर्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी रिपोर्ट्स आती हुई देखने को मिली है। इसके अलावा वेदांता का स्टॉक प्राइस एक बार देखते हैं न्यूज फ्लो के चलते, क्योंकि कंपनी आज चौथे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करने जा रही है। आधे से 1% तक की मजबूती यहां पर आप देखेंगे। श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, और साथ ही अगर आप देखेंगे रिलायंस और डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी न्यूज फ्लो के चलते इस वक्त मूड माहौल बनाते हुए। क्लियरली न्यूज फ्लो और न्यूज का इंपैक्ट है जो कि हम देख रहे हैं करीब आधे % तक की तेजी इस वक्त। मार्केट की हीट मैप पर एक नजर होगी, और इस वक्त अगर आप देखेंगे निफ्टी की मेजर कंट्रीब्यूटर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसमें फाइनेंस स्टॉक्स हैं, फार्मा है, कंजम्पशन थीम है, आईटीसी, स्टील पैक में टाटा स्टील है जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। फेयर इंडिकेटर आपकी स्क्रीन पर है, इंडिया विक्स में करीब 5% तक का इजाफा कंसर्न यहां से डेवलप होते हुए। स्विगी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 11 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए, तो ब्लॉक्स की खबर स्विगी पर भी आती हुई। इनफैक्ट स्विगी फूड प्लेयर्स ई कॉमर्स कंपनियों पर लगातार ब्रोकरेजेस का भी नजरिया इस वक्त हम देख रहे हैं। ट्रेंड पर नजर होनी चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बीईएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि बाजार में इस वक्त क्लियरली एक मोमेंटम बिल्टअप कर रहे हैं। इसके अलावा मिड कैप प्लेयर्स पर अगर नजर रखें, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स है जो कि आज मजबूती के साथ खुलता हुआ नजर आया। बेंचमार्क्स के मुकाबले इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट में आउट परफॉर्मेंस है, और इसी सूची में ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट बाजार खुलने से ठीक पहले फंडामेंटल और साथ ही टेक्निकल आउटलुक हमने आपको दिलवाया था। रियल एस्टेट पैक में मिड कैप रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। आरवीएनएल, बीडीएल, वोल्टास, एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स हैं। कच्चे तेल की चाल में जो उबाल है, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनिंग कंपनियों पर क्लियरली नजर आ रही है।
हीट मैप आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ तमाम स्टॉक्स बैंकिंग से जुड़े, टाइटन, इनफैक्ट आप देखिए सोने चांदी की चाल फीकी पड़ी है और ज्वेलरी काउंटर्स पर एक नज़र रहनी चाहिए क्योंकि टाइटन और साथ ही पीसी ज्वेलर्स इनफैक्ट बोनस डिक्लेयर करने जा रहा है। पीसी ज्वेलर उसके ठीक पहले वहां पर किस तरह के सेंटिमेंट्स पर भी नजर होगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंकिंग प्लेयर्स में पंजाब नेशनल बैंक और इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के सारे काउंटर्स हैं। इसके विपरीत फेडरल बैंक में बिकवाली का दबाव। फार्मा का हीट मैप आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। डिफेंसिव के तौर पर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक पर बिल्कुल नजर रखें। फ्लैट ओपन है मार्केट का और इसके ठीक साथ अगर आप देखेंगे डिफेंसिव में फार्मा और आईटी बाजार को क्लियरली संभालने का काम कर रहे हैं। इसमें रियल एस्टेट भी शामिल है। रियल एस्टेट पर बड़ी दिग्गज ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट, हमारी टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर। डिक्सन टेक्नोलॉजीज 2% की तेजी, कंपनी ने जेवी के प्रपोजल को अप्रूवल दिया, उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं मजबूती के साइंस यहां पर। और वेदांता भी चौथे अंतरिम डिविडेंड पर जो विचार करने वाली है उससे ठीक पहले आप देख रहे हैं मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। सो क्लियरली हम देख रहे हैं बाजार में एक सधी हुई शुरुआत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है। देखते हैं ड्यूरिंग द सेशन बाजार किस तरह से संभलते हैं, क्योंकि फ्राइडे सेशन में भी शुरुआत हमने कमजोरी की देखी थी लेकिन उसके ठीक बाद बाजार संभलते हुए ही नजर आए थे। पुट कॉल रेशियो पर भी एक नजर होनी चाहिए क्योंकि ये 1.12 लेवल्स पर क्लाइंब होता हुआ देखने को मिला। 1.02 लेवल्स से प्रीवियस सेशन की अगर बात करें जो कि एक बुलिश सेंटिमेंट क्लियरली बताता है। लेकिन आज के सत्र में पीसीआर किस तरह से ट्रेड करता है, ट्रैक करता है, इस पर नजर रहेगी और वॉलेटिलिटी के साइंस पर बिल्कुल नजर होनी चाहिए अभिषेक, क्योंकि इंडिया विक्स जो है करीब 5% की तेजी दिखा रहा है इस वक्त। बिल्कुल मानसी, देखिए इंडिया विक्स जरूर 4.5% ऊपर है लेकिन अभी भी 13.5 का इंडिया विक्स है। तो आज हो सकता है कि हम फिर से देखिए फ्राइडे के सेशन को आप अपवाद मान लीजिए, उसके पहले के जो 4-5 सेशन थे ना बिल्कुल एक रेंज का ही कारोबार होता हुआ हमने देखा था और आज फिर से बाजार में हो सकता है कि वही माहौल हमें दिखे। शुरुआत भी वैसे थोड़ी सी कमजोर साइड पर थोड़ी सी नरम ही हुई है। निफ्टी 25 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें 100 अंकों के आसपास की गिरावट है। हालांकि एक चीज बेहतर है और वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। 1700 शेयर मजबूत है और 500 शेयर कमजोरी वाले इस वक्त बाजार में दिख रहे हैं। लेकिन आप बाजार को देखिए, निफ्टी के शेयरों को देखिए, ना तो एक भी शेयर 1% ऊपर है ना तो एक भी शेयर 1% नीचे है। सबसे ज्यादा जो चढ़ा हुआ है वो आईटीसी 0.64% ऊपर है और सबसे ज्यादा गिरने वाला जो शेयर है बीपीसीएल, क्रूड वाला इंपैक्ट है क्योंकि कच्चे तेल में हमने थोड़ा सा उबाल देखा है तो बीपीसीएल में करीब 0.25% के आसपास की नरमी है। तो ये बाजार आज भी शुरुआती अभी जो ओपनिंग हुई है उसको देखिए ये लग रहा है कि आज एक रेंज में ही बाजार रहेगा। लेकिन चलिए अब इस रेंज में भी आपके लिए कमाई के मौके खूब ढेर सारे बनेंगे और ये मौके आपको तलाश करके लेकर आएंगी अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से। शिवांगी शारदा हमारे साथ तैयार हैं ओपनिंग ट्रेड्स के साथ। शिवांगी बताइए कहां पर आपकी नजर गई है, क्या स्पॉट किया आपने? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं बाजार एक अच्छे ओपनिंग, पॉजिटिव ओपनिंग पे नजर आ रहा है और मेरी रडार यहाँ पे रहेगी आईटीसी पे। यहाँ पे काफी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। लॉन्ग्स जो है वो अनवाइंड हो रहे हैं और लोअर लेवल्स पे एक अच्छी खासी बाइंग इमर्ज हो रही है। हम देख रहे हैं बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर होते हुए नजर आ रहा है आईटीसी में। तो यहाँ पे नजर रहेगी 495 के टारगेट्स के लिए हम इसको खरीदारी करें 465 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है, 465 का स्टॉप लॉस आईटीसी के लिए और ऊपर के टारगेट आपके लिए 0.25% ऊपर फिलहाल ये शेयर शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। रिलायंस पर भी जरा एक व्यू दीजिए शिवांगी। रिलायंस की भी शुरुआत ठीक हुई है। जी बिल्कुल, इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी मूवमेंट है और रिलायंस का भी हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पे एक आफ्टरमैथ देखने को जरूर मिल रहा है। सो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम जरूर है बट एक थोड़ा फॉलो अप एक्शन मिसिंग है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। कंसोलिडेटिव मूड में है तो यहाँ पे थोड़ा हम बुल कॉल स्प्रेड या थोड़े रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज के साथ प्ले आउट कर सकते हैं रिलायंस को। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि देखिए रिपोर्ट्स भी एचडीएफसी सिक्योरिटीज की थी रियल एस्टेट को लेकर। तो रियल एस्टेट हो गया, सीमेंट हो गया, वहां पर हम देख रहे हैं कि रुक रुक कर ही सही बट एक सस्टेन्ड बाइंग है। आज का जो लीडर है वायदा का वो है प्रेस्टीज एस्टेट का, 3.25% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा डिक्सन ने जो करार किया है वीवो के साथ उसके चलते हम देख रहे हैं कि ये 2.5% ऊपर डिक्सन टेक का शेयर खुला है। इसके अलावा ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर तेजी है।
मैक्रोटेक में 2 से 2.5% के आसपास की मजबूती है। अच्छा गुरांग सर आपके पास आएंगे, जरा रियल एस्टेट के बारे में आपसे व्यू लेंगे, लेकिन एक राय जरा शिवांगी आप ना डिक्सन पर दे दीजिए। अब डिक्सन चूंकि गैप के साथ खुला है, बड़े साइज का शेयर है, डिक्सन में क्या करेंगे? इस गैप के बाद भी इसको खरीदना है क्या? 18,400 के भाव हो गए इसके। जी बिल्कुल। अभिषेक, डिक्सन की जिक्र हमने लास्ट वीक यहाँ पे किया था और हमारे टारगेट्स जो है वो भी मीट होते हुए दिखे हैं। तो डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लगातार 8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद भी निकलते हुए नजर आया ये स्टॉक। और इस सीरीज में अभी तक हमने देखा है कि अच्छे खासे 33% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड में। तो बहुत ही शानदार रूप से यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट्स तो इमीडिएट बेसिस पे अचीव हुआ है, बट जरूर ट्रेल करते रहे आगे की तरफ। और नेक्स्ट जो है 19,000 तक के लिए तैयारी कर रहा है, पर स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करे 18,000 तक के लिए। ठीक है, 18,000 के स्टॉप लॉस डिक्सन टेक के लिए 18,400 पर फिलहाल इसका भाव है। 450 रुपये ऐड कर लिए तो 19,000 का टारगेट, 18,000 का स्टॉप लॉस, सीधे सीधे आपके लिए ये व्यू। एक स्टॉक थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आई, आज फिर से चलता हुआ दिख रहा है, वो है ग्रीव्स कॉटन का। ग्रीव्स कॉटन अब इसके आईपीओ पर नज़र है, जो स्कूटर ये बेचते हैं एम्पियर ब्रांड से। गुरांग सर, ग्रीव्स कॉटन कैसी लगती है आपको कंपनी सर? ये तो अभिषेक विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन खबरों को लेकर के और ये जो पूरी प्रतिस्पर्धा ई कॉमर्स या फिर ई व्हीकल्स को लेकर के और कमर्शियल यूजेज अगर आप देखने जाए तो काफी लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर्सनल यूज के तो लिए काफी लोग करते हैं, लेकिन कमर्शियल में भी अगर आप देखें तो कॉस्ट सेविंग एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। जहां तक छोटी मुसाफरी का सवाल हो, जहां पर छोटी मात्रा में सामान का आवागमन होता है, वहां से इनके कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड होगी। पर्सनल लेवल यूजेज के लिए अच्छी खासी डिमांड हो सकती है। खाली एक ही परिस्थिति है अभिषेक के, ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ईवी जो है वहां पर जो लॉन्चेस हो रहे हैं और जो आने वाले समय में लॉन्चेस होंगे, प्रतिस्पर्धा बहुत ही ऊपर की मात्रा में है। तो आपको ये देखना है कि मार्केट शेयर और आंकड़े किस प्रकार से आते हैं। कॉटन यहाँ पर रखिए नज़र पर। इस बीच एक और स्टॉक जो कि काफ़ी दिनों बाद आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज एक पॉजिटिव उछाल दिखा रहा है, वो है स्पार्क। एक बार इसके बारे में बात करेंगे। सन फार्मा की सब्सिडरी है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। इनकी एक कॉन कॉल ज़रूर लाइंड अप है, जहाँ पर कंपनी का ये कहना है कि इनकी एक जो कॉन कॉल है वो 4 बजे स्केड्यूल्ड है और इस कॉन कॉल की और कुछ डिटेल्स ज़रूर निकालेंगे। कंपनी अपने आने वाले R&D पाइपलाइन पर जो है डिस्कस करेगी। 19 तारीख को एक कॉन कॉल होगी और आपको याद होगा कि स्पार्क का शेयर ज़बरदस्त गिरावट इस काउंटर में देखने को मिली थी, क्योंकि इनकी वन ऑफ द की ड्रग्स जिस पे कई सारी उम्मीदें लगाई जा रही थी, उसके जो रिसर्च के ट्रायल्स थे वो फेलियर होते हुए दिखे और उसके बाद ये स्टॉक में गिरावट का दौर जो है चलता ही रहा। एक बार शिवांगी आपसे क्विकली चार्ट चेक लेंगे, क्योंकि स्पार्क का शेयर ऑल्दो इतनी गिरावट के बाद एक रेंज बाउंड ही है, 210 से लेकर 220 के बीच में ही घूम रहा है। बट कैसे देख रहे हैं आप इसको? कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा स्पार्क के लिए जहां पर अगर ये क्रॉस करे तो फिर से थोड़े से पॉजिटिव मोमेंटम आने की उम्मीद है? जी बिल्कुल। सृष्टि, स्पार्क की अगर हम बात करें, लगातार इसमें पिछले 7 महीनों से हमने देखा है कि बहुत ही कंसोलिडेटिव बैंड में ये कामकाज कर रहा है। हालांकि अब अपने एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर जरूर ट्रेड कर रहा है, पर यहाँ पे हमने देखा है कि लगातार अप्रैल से अभी तक बहुत ही कम टाइम रहा है जबकि इसके ऊपर ट्रेड किया है। तो एक मिया पुल बैक मूव लग रहा है मुझे यहाँ पे। और ये स्टॉक में इतनी कन्विक्शन कॉन्फिडेंस नहीं आते हुए नजर आ रही है टेक्निकली फिलहाल।
ठीक है, तो क्लियर है। फिलहाल टेक्निकली इतना पसंद नहीं आ रहा है स्पार्क का शेयर पर। देखिए 19 तारीख को जो उनकी मीटिंग है उस पर काफ़ी नज़र रहेगी और 20 तारीख के आसपास जो हम एक रिएक्शन ज़रूर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए अवॉइड करना है आपको स्पार्क का शेयर। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बाजार में जल्द रिटेल निवेशकों के लिए एल्गो ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। इसके आने से रिटेल निवेशकों को क्या फ़ायदा होगा, ब्रोकिंग हाउसेस पर इसका क्या असर आते हुए दिखेगा, आइए ये पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। शरद बताइए। जी बिल्कुल, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो आया है ये रिटेल के लेके है और ये एल्गो ट्रेड में कैसे आ सकते हैं इस इकोसिस्टम में। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जो है एल्गो ट्रेडिंग को लेकर ये ड्राफ्ट जारी की है। अब डेट्स पता कर लेते हैं। 3 जनवरी 2025 तक जो है सभी स्टेक होल्डर से राय देने के लिए जो है कहा गया है। इसमें ब्रोकर्स इंक्लूड कर लीजिए, रिटेल शेयर होल्डर्स होल्ड कर लीजिए और ब्रोकर्स जो है याद रखिएगा हर एल्गोरिदम के लिए एक्सचेंजेस से जो है मंजूरी लेना होगी। ओवरऑल देखा जाए तो हर एल्गो ट्रेडिंग पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लगने वाला है। देखें तो ट्रेडर्स के जो खुद का जो एल्गो पोर्टफोलियो है उस पर भी अगर नज़र दें तो यहाँ पे देखेंगे कि उनको अपनी सारी चीज़ को रजिस्टर करवाना होगा, यानी कि एक प्रॉपर चेन रहेगा। अब बात करते हैं नियमों के लेके, तो यहाँ पे नियम जो है कहेंगे कि जो स्टॉक ब्रोकर्स की जो भूमिका है इसकी जिम्मेदारी भी जो है तय की जाएगी कि ओवरऑल उनके क्या क्या काम रहने वाले हैं। एल्गो प्रोवाइडर फिनटेक हो या वेंडर हो उनके एजेंट भी माने जाएंगे, तो इस पे भी नज़रिया रहेगा। अब देखें तो एक्सचेंजों के ऊपर भी एल्गो ट्रेड की पूरी निगरानी का जो है आप कह सकते हैं जिम्मा होगा और सारे जो रेगुलेटरी चीज़ है सुपरविजन चीज़ें वो सब पावर्स एक्सचेंजेस में देखने मिलेंगे। पहला डिस्कशन पेपर 9 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था और अब जो है एल्गो ट्रेड की बात करें तो खास ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी होता है। तो ऑफकोर्स हम लोग फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं अगर रिटेल निवेशक को बारे में हम बात करें, लेकिन असर क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो रिटेल के लिए हम जब फोकस करते हैं तो रिटेल में हम बात करें तो रिटेल निवेशकों की बाज़ार की जो भागीदारी है वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने मिलेगा। सेफगार्ड जो है रेगुलेटरी का जो हेल्प है वो एक बड़ा पॉइंट है। नई टेक्नोलॉजी अपनाने से जो है लागत बढ़ सकती है। ओवरऑल जो कॉस्टिंग होता है शायद वो शुरुआत में जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है तो कॉस्टिंग ज़्यादा रहता है। ऑपरेशंस और ऑर्डर प्लेसमेंट को लेकर अनिश्चितता ज़रूर रहेगी कि ओवरऑल ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है और ऑर्डर प्लेसमेंट में अगर आप हेज करते हैं या अपने लॉसेस को किस तरह बचाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो करेंटली हम बात करें तो आपके जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो एल्गो के इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो एक रिटेल कैसे करेगा तो उस पर भी थोड़ी अनिश्चितता ज़रूर रहेगी, यानी कि थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, समझना होगा कि ये चीज़ है क्या। ये तो बात हुई रिटेल की, लेकिन ब्रोकिंग हाउस पे क्या असर आता है इस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पे रेगुलेटरी जात में पूरी बढ़ोतरी होगी, लेयर टू लेयर सिक्योरिटी सब चीज़ चेक होगा। इसके कारण क्या होगा कि ओवरऑल कॉस्टिंग भी बढ़ सकती है। बड़े और रिटेल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे भी अनिश्चितता रहेगी, क्योंकि अभी ये ऑर्डर्स जो है इंस्टीट्यूशंस के लिए दे रहे हैं, अब रिटेल के लिए भी देंगे, तो क्या उसमें अनिश्चितता रहेगी। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी जो है कॉन्वर्सेशन के लिए। और आखिर में जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होती है, जागरूकता अभियान, ये चलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत टेक्निकल है, बहुत हार्ड एंड मनी आपका आता है, स्पेशली आप F&O स्पेस में जहाँ पे एल्गो ट्रेड होता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो है हमारे एज अ चैनल का भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हमें आपको पूरी तरह समझाएं कि क्या क्या जोखिम हो सकती है, क्या क्या इसमें रिस्क हो सकती है अगर हम एल्गो ट्रेड की बात करें तो। ऑलराइट जी हाँ बिल्कुल शरद, अब देखिए रिटेल में जिस तरीके से उनका पार्टिसिपेशन F&O स्पेस में बढ़ा, इसको लेकर तो हम कई बार इनको चेतावनी भी देते हैं, सेबी के कुछ आंकड़े भी आते हैं, पर अब एल्गो ट्रेडिंग में भी इनका एक्सपोजर जो है आने वाले टाइम में किस तरीके से बढ़ता है इस पे नज़र ज़रूर रहेगी। पर गौरांग जी, आपसे भी एक बार आपकी राय जानना चाहेंगे कि अभी तक तो हम देख रहे थे कि F&O में पार्टिसिपेशन जोरों शोरों से था रिटेलर्स का, पर अब एल्गो ट्रेडिंग में भी किस तरीके से आप देख रहे हैं कि उनका रुझान बनता हुआ दिखेगा और इसका असर ब्रोकिंग हाउसेस पर कैसे आते हुए दिख सकता है? देखिए सृष्टि, इस पर अभी टिप्पणी करना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो नियम बन रहे हैं और फ्रेमवर्क जारी करने वाले हैं। तो और भविष्य में क्या होगा उसको लेकर के टिप्पणी करना मेरे ख्याल से हमारे लिए इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि इसका असर किस प्रकार से पड़ता है कारोबार पर, आय पर, क्लाइंट्स कितने यहाँ पर रुचि लेते हैं इस नए प्रोडक्ट में, जब भी ये लॉन्च होता है वहां पर कामकाज करने के लिए फी स्ट्रक्चर क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह।
तो प्रयास ये हो रहा है कि आधुनिक बनाने का प्रयास हो रहा है। हालांकि ये भी कहना अनिवार्य होगा कि विदेशों में जहां पर एल्गो ट्रेडिंग चलती है वहां पर कुछ हादसों को लेकर के बहुत बड़ा खामियाजा भी भरना पड़ा था बाजार को, जब माल फंक्शन या फिर एक फैट फिंगर ट्रेड हो जाता है। तो प्रयास कर रहे हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी लाने के लिए। अब ये कितना अनिवार्य या फिर कितना नुकसान पहुंचाता है, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। ये एल्गोज में किस तरीके से पार्टिसिपेशन होता है वो तो देखेंगे, थोड़ा लंबे समय का इस पे थोड़ा से डेवलपमेंट्स रहेंगे। पर इस बीच फिर से एक बार इंडेक्स लेवल पर लौटे तो इंडिया विक्स का इंडेक्स आप खास तौर से ध्यान में रखें, क्योंकि फिलहाल डे हाई पे आता हुआ 6% की तेज़ी जो है इंडिया विक्स का आपको ये इंडेक्स आपको दिखाएगा। इसके सामने अगर आप देखें तो थोड़ी सी वीकनेस ज़रूर गहर आ रही थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अब वो हल्के स्टेबल होते हुए दिखे हैं। पर शिवांगी, क्या इन स्तरों पे जो लॉन्ग्स हैं, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हैं या फिर जो कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग्स हैं फ्राइडे के सत्र के बाद, उनको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए? आपकी क्या टिप्पणी है इंडेक्स लेवल पे? जी बिल्कुल, इंडेक्स लेवल की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर देखने को मिल रहा है और 24,800 का एक हर्डल है, वो सरपास नहीं कर पा रहा है इंडेक्स कहीं न कहीं। इंडिया विक्स जो है वो स्पाइक अप हुआ है, जो थोड़ी कॉज़ ऑफ कंसर्न है, तो प्रेशर बनी रहेगी, मेरी ये राय रहेगी। और ग्रेव डाउनसाइड तो नहीं, पर हम ऑफ कोर्स 24,500 तक का लेवल ध्यान रखें, वहाँ तक की थोड़ी बहुत जगह बनते हुए नज़र आ रही है। और 24,800 पे इमीडिएट लेवल पे इंट्राडे रेजिस्टेंस है, बट ओवरऑल कॉल राइटर्स जो है 25,000 पे काफी स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। तो इन लेवल्स को प्ले आउट करने के लिए, इस रेंज बाउंड या दायरे को प्ले आउट करने के लिए हम स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो स्ट्रैटेजी तो है, और इस वक्त मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हावी होती हुई देखिए 24,750 के पार खुलने में तो कामयाब रहे बाजार, लेकिन इस वक्त 24,700 के नीचे फिसलते हुए करीब 90 अंकों की गिरावट आप देखेंगे, 80-90 अंकों की गिरावट निफ्टी में इस वक्त नज़र आ रही है। 24,700 के नीचे हम फिसलते हुए सेक्टोरल इंडिसेस अगर आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी रियलिटी सेक्टर है जो कि इस वक्त हरे निशान में आप देख पाएंगे, लेकिन इसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में इस वक्त बिकवाली का दबाव है। रियलिटी सेक्टर इनफैक्ट 2 मंथ हाई पर, और टॉप सेक्टोरल गेनर्स में ओबेरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप एफएमसीजी सेक्टर देखेंगे, आईटी पैक देखेंगे, बैंक्स फाइनेंशियल्स देखेंगे, वहां से कमजोरी के साइंस हैं। वॉलेटिलिटी एक कंसर्न है। मिड कैप में गैप अप ओपनिंग जरूर देखने को मिली थी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स पर भी एक नजर इस वक्त होनी चाहिए। बैंक निफ्टी में भी गिरावट और सेंसेक्स में भी गिरावट के साथ इस वक्त कामकाज देखने को मिल रहा है। सो क्लियरली मार्केट में अगर आप देखें, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स खबरों के दम पर ही देखने को मिलेंगे। ऑल टाइम हाई वेदांता, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स हैं। वॉल्यूम, बजिंग मोमेंटम रियल एस्टेट के ही कुछ तमाम प्लेयर्स जैसे कि मैक्रोटेक डेवलपर्स में नजर आ रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील और अपोलो हॉस्पिटल में। लेकिन ओवरऑल बाजार की चाल जो है आज के सत्र में अगर आप देखें इस वक्त तो बड़ी सुस्त नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक विस्तार से हम बातचीत करेंगे जो स्टॉक्स में एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच हमारी पैनल पे 2 और गेस्ट भी जुड़ गए हैं। अवनी हमारे साथ हैं और नरेश मिरानी भी हमारे साथ हैं। अवनी जी, नरेश जी, दोनों का स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अवनी आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त बाजार में शुरुआत भी हमने देखा बड़ी ही रैशनल, बड़ी ही सधी हुई, और वहां से अब बाजार जो है कमजोरी के साइंस दिखा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं मार्केट की ओपनिंग को, और कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग मानसी जी, सारे पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो इंडेक्स स्पेसिफिक मूव्स देखे तो जो फ्राइडे की उथल पथल हुई है उसके बाद में इमीडिएटली बहुत ज्यादा तेजी के संकेत तो फिलहाल अभी नहीं है। कमजोरी रहेगी। इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,600 का है, और अगर 24,600 का लेवल मेरे हिसाब से आज होल्ड करना चाहिए। वहां पे एक खरीदारी का मौका बनता है सिर्फ इंट्राडे के लिए। 24,600 के करीबन आए तो वहां पे आप बाय कर सकते हैं, ऊपर 24,750 के टारगेट के लिए, और नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 24,540 का। तो ये एक छोटा सा ट्रेड हो सकता है इंट्राडे के लिए, लेकिन लेवल आपको ध्यान में रखना है 24,600 के करीबन ही बाय करें। उसके पहले बीच में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए।
और मेरे हिसाब से ये अब 1-2 दिन की सुस्ती रहेगी और उसके बाद में हमें फिर से वॉलेटाइल मूव्स नजर आएंगे आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर-अंदर। तो ये फ्राइडे की उथल-पुथल के बाद में थोड़ी-सी सुस्ती रहेगी 1-2 दिन और उसके बाद में हमें फिर से वोलेटिलिटी नजर आएगी। लेकिन जो ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर है, वो अभी भी इंटैक्ट है क्योंकि जो रिकवरी है काफ़ी अच्छी हमें दिखी है। तो नीचे के लेवल्स पे बाइंग ज़रूर हमें नज़र आ रही है। सो एक आपको जो अप्रोच रखना है वो स्टॉक स्पेसिफिक रखना है क्योंकि इंडेक्स अब जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी दिसंबर की, तो काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है, तो उसमें मेरा पहला स्टॉक रहेगा आईटी क्षेत्र से एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में काफ़ी मजबूती हमें नज़र आ रही है और पिछले जो शुक्रवार को भी जो गिरावट दिखी थी, उसमें फाइनली जो रिकवरी आई है उसमें काफ़ी रेजिलियंस दिखाया है स्टॉक ने और अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा है। मेरा मानना है दिसंबर सीरीज के अंदर-अंदर हमें ये 2050 तक के स्तर एचसीएल टेक में नज़र आ सकते हैं। तो इसमें हम खरीदारी करके चल सकते हैं। 1910 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा स्टॉक है एबीबी। तो एबीबी ने फ्राइडे की गिरावट में 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सस्टेन किया है। उसके बाद अच्छी रिकवरी दिखाई दी और आज फॉलो अप बाइंग भी नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक भी बिल्कुल तैयार है ऊपर 8150 तक चलने के लिए। तो इसी टारगेट के लिए 7630 का स्टॉप लॉस लगा करके हम यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। स्पेसिफिक एक्शन देर सारा नजर आ रहा है और स्टॉक्स पर ही आपकी नजर होनी चाहिए। 2 कॉल्स आईटी स्टॉक का, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और साथ ही एबीबी, दोनों पर खरीदारी के मौके बनते हुए और अवनी जी की तरफ से उनकी स्ट्रैटेजी इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर 24,600 के लेवल का इंतजार करना होगा निफ्टी में। उसके बाद एक शॉर्ट इंट्राडे ट्रेड भी अवनी ने सुझाया है। नरेश जी, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। आप बताइए आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं और बाजार की इस वक्त की सेंटिमेंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? बाजार के सेंटिमेंट्स में वही दिखाई दे रहा है जो जैसे लास्ट थर्सडे एक बहुत वॉलेटाइल मूव हुआ था निफ्टी पर, हमने 500 पॉइंट की रिकवरी देखी थी और अगले 5 दिन तक एक शॉर्ट एकदम छोटा ट्रेडिंग रेंज हो गया था 100-150 पॉइंट का एवरीडे। फ्राइडे को भी हमने देखी 500 पॉइंट की रिकवरी और आज जो है कोई फॉलोअप नहीं है। तो लगता है कि जब तक हम 24,850 क्रॉस नहीं करते तब तक साइडवेज कंसोलिडेशन ही रहेगा, बट बेस थोड़ा शिफ्ट हो गया 24,500 पर। स्टॉक स्पेसिफिक भी डिफेंसिव बेट्स रहेंगे जो लार्ज कैप में काफी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सबसे पहले बाय रहेगा आईसीआईसीआई बैंक पर। स्टॉक काफी नजदीक है एक ऑल टाइम हाई के पास से, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करेगा। स्टॉप लॉस होगा 1324, टारगेट होगा 1400 का। दूसरा पावर ग्रिड जो साइडवेज रहा है पूरे कंसोलिडेशन में, बट एक छोटा ब्रेकआउट हो सकता है। स्टॉप लॉस होगा 328, टारगेट होगा 350 का। आईसीआईसीआई बैंक और पावर ग्रिड दोनों ही स्टॉक का रेडार पर है नरेश जी के, और यहाँ पर क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हमारे एक्सपर्ट्स का लगातार आपको कहना है कि इंडेक्स को इस वक्त सिर्फ वॉच लिस्ट में रखें क्योंकि वहाँ पे काफ़ी वॉलीटिलिटी के साइंस हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बाजार में आप ज़रूर देख पाएंगे। हालांकि बाजार के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस वक्त अपनी पोजिशंस जो है उसे इंटैक्ट रखें, नई पोजिशंस के लिए बेहद सोच समझ कर कोई स्टांस लें। लेकिन इस वक्त कच्चे तेल की चाल और गोल्ड पर भी एक नज़र होनी चाहिए। शिवांगी, इनफैक्ट ज्वेलरी काउंटर्स पर ही आपसे राय जानना चाहेंगे। एक तो सोने चांदी की अगर देखें विदेशी बाजार और घरेलू बाजार में एक छोटे दायरे में कामकाज देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली टाइटन के स्टॉक प्राइस में आज गिरावट है 1.5% की, लेकिन पीसी ज्वेलर्स स्टॉक स्प्लिट की खबर है 1:10 के रेशो में। इस न्यूज़ के चलते ही एक शार्प अप मूव भी देखने को मिला है और स्टॉक में जो है इसका एक इम्पैक्ट भी क्लियरली बना है। क्या राय होगी? गोल्ड या फिर ये काउंटर की अगर हम रिलेटेड स्टॉक्स की बात करें ज्वेलरी, तो यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स जो है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है और मेरे रडार पे है। लगातार पिछले 6 महीनों से हायर बॉटम्स बन रहे हैं स्टॉक में एंड बहुत ही अच्छी शानदार रूप से स्टेबिलिटी देखने को मिली है पूरे बाजार के वॉलेटिलिटी और गोल्ड प्राइसेस के रीसेंट मूवमेंट्स के बावजूद। तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी कि हम इस सेक्टर में इस स्टॉक को चुने और नेक्स्ट इमीडिएट बेसिस पे 785 और थोड़े और पोजिशनली अगर हम बात करें तो 820 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे। 738 के एक स्टॉप को ध्यान रखें।
ऑलराइट, तो चलिए ज्वेलरी काउंटर्स पर एक राय, और इस बीच कच्चे तेल की चाल पर भी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि कच्चे तेल में उबाल है और हम देख रहे हैं क्लियरली यहाँ पर भी मजबूती के साइंस $74 के पार, और ऑयल मार्केटिंग, रिफाइनिंग काउंटर्स और HPCL इनफैक्ट एक बार पुलअप करना चाहिए। मजबूती थी शुक्रवार को, आज भी शुरुआती मजबूती के बाद फ्रिजल आउट होता हुआ इस वक्त, लेकिन फिर भी हरे निशान के साथ HPCL का स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और जहां टेक्निकल और फंडामेंटल नजरिया आप जान रहे हैं, ऑप्शंस की दमदार रणनीति भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। और आज ऑप्शन के चैंपियन में हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश में। बताएं आज की ऑप्शन की रणनीति आपकी क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। सो देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फ्राइडे के रोलर कोस्टर के बाद आज थोड़ा बहुत मार्केट इनिशियली थोड़ा रेंज दिखा रहा है, थोड़ा सा पॉज दिखा रहा है, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल टोन पॉजिटिव बना रहेगा। 24,800 के ऊपर इस बार अटेम्प्ट होगा, डिसाइसिव अटेम्प्ट होगा। जिस तरीके से बैंकिंग और IT में आपको तेजी देखने को मिल रही है, तो विद इन दी बैंकिंग बास्केट जहाँ पे कि अच्छा कंसोलिडेशन देखा है अपने रिकॉर्ड हाइस के पास, ICICI बैंक ऑलमोस्ट करीब 3 महीने का कंसोलिडेशन के ब्रेक पे अभी ये स्टॉक खड़ा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको आप प्ले कर सकते हैं 1350 की कॉल के साथ, जो कि 15 के आसपास ट्रेड कर रही है। 10 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 25 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, बढ़िया है। ICICI बैंक हल्की सी तेजी जरूर है, 1350 रुपये के आसपास के भाव है, और एट द मनी कॉल ऑप्शन में आपको पोजीशन लेनी है। 1350 वाली कॉल खरीदनी है 15 रुपये के भाव पर, लक्ष्य 25 का, स्टॉप लॉस 10 का। सीधा सीधा हिसाब किताब आपके लिए, और अधिकतम मुनाफा 7,000 का, अधिकतम नुकसान 3,500, वो भी सीधा सीधा 2:1 का रेशियो है रिवॉर्ड और रिस्क का। बेहतरीन आपके लिए स्ट्रेटजी है अजीत की तरफ से। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बाजार में हम देख रहे हैं कि एक रेंज का ही कारोबार हो रहा है। निफ्टी हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है, फिलहाल 24 अंकों के आसपास की गिरावट है, लेकिन निफ्टी बैंक में थोड़ा सा बाउंस आया है और अब 67 अंक ऊपर निफ्टी बैंक आपको कारोबार करता हुआ दिखा रहा है। लेकिन निफ्टी बिल्कुल 100 अंकों की रेंज में फंसा हुआ ये शेयर है। निफ्टी बैंक को लेकर एक बैंकिंग का आपको ट्रेड मिल भी गया आपको अजीत मिश्रा की तरफ से, लेकिन आज डिक्सन टेक को लेकर तो खबर थी कि उन्होंने वीवो के साथ वो जो करार किया है उसके चलते, जो जॉइंट वेंचर किया है उसके चलते उछाल है। लेकिन डिक्सन के साथ साथ जो बाकी शेयर भी हैं इस स्पेस में, चाहे वो अंबर एंटरप्राइजेज हो, केन्स टेक हो, शर्मा SGS हो, आप देखिए वहाँ पर भी बाइंग होती हुई दिख रही है। 4% ऊपर केन्स टेक है और अंबर में भी करीब 3% के आसपास की तेजी है। डिक्सन तो रिकॉर्ड हाई पर होगा, लेकिन अंबर एंटरप्राइजेज उसके मूव्स उतने तगड़े नहीं रहे जितने कि हमने डिक्सन में देखे हैं। एक बार अवनी जरा देख के बताइए, स्पेस में डिक्सन के अलावा कहीं और आपकी नजर गई है क्या? कहीं कोई मौके बन रहे हैं? जी, डिक्सन सॉरी अंबर एंटरप्राइजेस के जो मूव है काफी सीमित दायरे में होते हैं और छोटे छोटे मूव्स दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें मोमेंटम नहीं है। हालांकि स्ट्रक्चर यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, गिरावट ज्यादा नहीं होगी, बट मूव काफी स्लो होगा। तो इसमें आपको पोजिशनल व्यू रख के अगर बाइंग करनी है तो कर सकते हैं ऊपर 6400 के टारगेट के लिए, और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 5640 का। बट मेरे हिसाब से इससे ज्यादा जो मोमेंटम प्ले हो सकता है वो है सिरमा में। सिरमा का मोमेंटम काफी बेटर है, तो कंपैरेटिवली इस स्टॉक में ऊपर के तरफ जगह है ऑलमोस्ट 660 तक की। तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं 660 के टारगेट के लिए, और इसमें स्टॉप लॉस आपको लगाना है 593 का। तो ये दोनों के कंपैरिजन में सिरमा के साथ जाना चाहिए। आपके लिए ये रिकमेंडेशन। अच्छा शिवांगी, मणप्पुरम फाइनेंस में बहुत ही कमाल का हम रनअप देख रहे हैं। 150 रुपये के भाव से चलता चलता अभी 200 रुपये के आसपास आ गया है शेयर ये मणप्पुरम फाइनेंस का, और फिलहाल अच्छे तगड़े मूव्स लोअर लेवल से इसमें आ रहे हैं। शुरुआत थोड़ी सुस्त रही, लेकिन अब ये 6.5% ऊपर है। मणप्पुरम क्या कोई इस लेवल पर ट्रेड बनता है? जी बिल्कुल, हमने डिस्कस किया मणप्पुरम फाइनेंस और काफी पॉजिटिव लग रहा है ये स्टॉक। इनफैक्ट अच्छे यहाँ पे हमने सर्च देखे हैं पिछले 3 हफ्तों से। बिल्कुल स्टॉक में जो है 200 तक की तैयारी हो रही है, 190 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें।
ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अच्छा, जो कैपिटल मार्केट जो रिलेटेड स्टॉक्स थे, वहाँ पर हमने बहुत तेज़ मूव्स देखे थे, चाहे वो बीएसई हो, सीडीएसएल हो, ये शेयर अच्छे से चले थे। एक और शेयर था ब्रोकिंग स्पेस से, एंजल वन, हम जहाँ से देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से अब थोड़ा प्रेशर ये फेस कर रहा है, चला बहुत है, लेकिन आज अब इसकी गिरावट जो है 5% के आसपास की हो गई है। एंजल वन, नरेश जी, क्या शॉर्ट का कैंडिडेट ये शेयर बन सकता है? सो टेक्निकली अगर हम देखें तो सेम जो गैप डाउन एरिया था 3500 का, वहां से ही रेजिस्टेंस मिला है फिर से स्टॉक को, तो शॉर्ट हो सकता है। राइस पर स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा 3400 का, और डाउन साइड में 2800 2900 तक स्लोली एंड स्टेडीली आ सकता है। ठीक है, 2800 के टारगेट, अच्छा 3400 का स्टॉप लॉस, यानी कि 150 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस, और टारगेट बड़े हैं इसके। आप एंजल वन में देख लीजिए, अपना रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा पहचान के आप इसमें ये ट्रेड ले सकते हैं। बाजार में देखिए फिर से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में 16 अंकों के आसपास की हल्की सी गिरावट है। निफ्टी बैंक इस वक्त 80 अंक आपको ऊपर दिखेगा। ग्रीव्स कॉटन हमने आपको नोटिस कराया था, ग्रीव्स कॉटन में जो तेज़ी हो गई है अब वो हो गई है करीब करीब 4% के आसपास की। कुछ हम देख रहे हैं कि होटल स्पेस में भी बाइंग होती हुई दिख रही है। जो छोटे साइज के होटल्स हैं ना, वहाँ पर आपको मोमेंटम आज के सत्र में दिखेगा। लेकिन एक व्यू ज़रा चाहिए आपसे शिवांगी जी, इंडियन होटल्स के स्टॉक्स पर। इंडियन होटल कैसा लग रहा है आपको? हालांकि आज थोड़ा सा नरम है ये, लेकिन ठीक से चला हुआ शेयर, ये डिसेंट रफ्तार रही है इसकी। जी बिल्कुल अभिषेक, इंडियन होटल या लेमन ट्री दोनों की बात करें तो काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट इस क्षेत्र में EI होटल भी है, वो भी काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये सीजनैलिटी वाइज अगर हम ये क्वार्टर देखें काफी पॉजिटिव रहता है ये होटल टूरिज्म स्टॉक्स के लिए, और बिल्कुल यहाँ पे हम कोई भी डिक्लाइंस को यूटिलाइज कर सकते हैं बाइंग के लिए। तीनों ही स्टॉक्स में देख रही हूँ आज थोड़े बहुत सॉफ्टनेस देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल काफी अच्छी तरह से होल्ड किया है, एंड हायर जोन्स की पूरी तैयारी हो रही है यहाँ पे। इंडियन होटल स्पेसिफिकली अगर हम बात करें 888 तक के लेवल्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, और 835 के एक स्टॉप को हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो 885 के स्टॉप लॉस को यहाँ पर आप ध्यान रखें। साथ ही 880 से भी ऊपर के टारगेट्स जो हैं आते हुए दिख सकते हैं इंडियन होटल्स के लिए। यहाँ पर नज़र रखिए। पर देखिए ज़बरदस्त वॉल्टिलिटी, इंडिया विक्स हमने आपको हाईलाइट कराया था कि 6% का वहाँ पर उछाल है। इंडिया विक्स तो देखिए वहीं का वहीं है, पर निचले स्तरों से दोनों ही इंडेक्स अच्छी तरीके से सुधरते हुए ज़रूर नज़र आए हैं। जहाँ पर निफ्टी बैंक फिर से हरे निशान में लौटा तो ज़रूर है, पर इसको लीड कर रहा है इंडसइंड बैंक। एक बीटन डाउन नेम है इंडसइंड बैंक, जहां पर नतीजों ने काफी निराश किया था। एक बार अवनी जी आपसे राय लेना चाहेंगे कि यहां पर किस तरीके से बेट करें इंडसइंड बैंक पे, क्योंकि ये स्टॉक में ऑलरेडी हमने देखा था कि काफी करेक्शन हावी हुई थी, बट क्या इन स्तरों से अभी भी बाय दिख रहा है इंडसइंड बैंक में? गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। तो मेरे हिसाब से ये अभी भी एक पुल बैक रैली जैसा ही नजर आ रहा है। यहाँ पे कोई बड़ी तेजी के संकेत नहीं है। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा फिलहाल। ये जस्ट वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अगर ऊपर के तरफ यहाँ पे अगर 1050 का लेवल क्रॉस होता है तब जाके थोड़ा मोमेंटम बनेगा और ऊपर की तरफ उछाल आने की उम्मीद रहेगी। बट तब तक ये सीमित दायरे में छोटा पुलबैक का दिन है आज इंडसइंड बैंक के लिए। कोई बड़ी तेजी के संकेत नहीं है। के संकेत नहीं है इंडसइंड बैंक में, पर इस काउंटर को ज़रूर ध्यान में रखते हैं। 1000 के ऊपर फिर से निकला है ये स्टॉक, देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है। पर आज फार्मा काउंटर्स हालांकि थोड़ा सा बैकफुट पे ज़रूर हैं, पर ग्लेनमार्क फार्मा पर यहाँ पर एक खबर भी आई थी, उसके बाद आप देखिए 2% का उछाल है, डे हाई पे ये स्टॉक है। एक बार नरेश जी, फार्मा पैक में से ग्लेनमार्क फार्मा कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे? कहीं ना कहीं ये 1520-1500 के आसपास जो है अपना सपोर्ट बना रहा है। फिर से एक बार स्तरों से इसने बाउंस लिया है। कैसे देखा जाए इस मूव को? क्या यहाँ से फिर से एक तेजी के लिए तैयार है ये स्टॉक? अगर हम देखें तो लास्ट जो ब्रेकडाउन था 1600 के पास था, वहां से ब्रेकडाउन होके 1450 2-3 बार कोशिश की है ब्रेकडाउन फर्दर की, जो हो नहीं पाया। तो एज ऑफ नाउ जब तक 1600 के ऊपर नहीं आता है
पॉजिटिव मोमेंटम नहीं रहेगा और 1450 लोअर सपोर्ट है, तो फॉर नाउ ये रेंज बाउंड स्टॉक होना चाहिए 1450 से 1600। ओके तो फिलहाल जो है रेंज बाउंड रह सकता है ग्लेनमार्क फार्मा, तो इसको भी फिलहाल हम अवॉइड की कैटेगरी में ही डालेंगे। पर आज देखिए जिस तरीके से दबदबा है वो रियल एस्टेट काउंटर्स का ही है। आप देख लीजिए तमाम रियल एस्टेट स्टॉक्स जो हैं वो फिलहाल हरे निशान में हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई स्टॉक उभर कर नहीं आ रहा है जहां पर एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिले। जी हाँ, श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक फिर से आज एक अच्छा उछाल दिखा रहे हैं। अवनी, क्या श्रीराम फाइनेंस अभी पसंद आ रहा है या ये भी अभी फिलहाल थोड़ी सी वॉल्टिलिटी के बाद अवॉइड करेंगी? जी, श्रीराम फाइनेंस में यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। आपको फ्राइडे का जो लो है 3117 के करीबन, सो आप उससे थोड़ा सा नीचे 3115 का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे ट्रेड बना सकता है। इसका कारण ये है कि ये पिछले एक आध हफ्ते में कंसोलिडेट होने के बाद थोड़ी उछाल भी दिखाई दी थी और फ्राइडे के दिन जो गिरावट आई उसमें इसने कंसोलिडेशन रेंज को रीटेस्ट किया है और आज फिर से हमें एक उछाल आने की जो है फिलहाल कोशिश नजर आ रही है। तो ये ऊपर के तरफ चल सकता है अराउंड 3360 तक और 3115 के स्टॉप लॉस के साथ पे यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 115 यहाँ आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। काफ़ी नज़दीक का स्टॉप लॉस है। एक बड़े टारगेट 3360 यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। श्रीराम फाइनेंस कहीं ना कहीं फ्राइडे की लाल कैंडल के बाद आज फिर से एक इनसाइड कैंडल बनाता हुआ और यहाँ पर फिर से एक बार बाय साइड के लिए आप व्यू बना सकते हैं। पर आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंडेक्स का मूवमेंट, तो आप देखिए कुछ देर पहले हम निफ्टी बैंक को हाईलाइट कर रहे थे। अब निफ्टी भी निचले स्तरों से लगभग 80 पॉइंट रिकवर करता हुआ दिख रहा है, जहां पर आप देखेंगे फिलहाल फ्लैट कारोबार पर अच्छी रिकवरी दोनों ही इंडेक्स में मानी जाएगी। देखते हैं कितनी ये रिकवरी टिकाऊ साबित होती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। पर आज जिस तरीके से सेक्टर ऑफ द डे जिसको बोलेंगे वो, जी हाँ, आज रियल एस्टेट काउंटर्स ही रहेंगे, क्योंकि आज जो जोश भरने का काम किया है वो है HDFC सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट, जहां पर चुनिंदा रियल एस्टेट काउंटर्स पर उन्होंने फिर से अपना भरोसा जताया है। आइए क्या कुछ बोला है इस रिपोर्ट में, कौन से स्टॉक्स हैं HDFC सिक्योरिटीज़ की रिकमेंडेशन लिस्ट पर, ये समझेंगे पूरी डिटेल। स्नेही जुड़ चुकी हैं हमारे साथ ये पूरी जानकारी के साथ। स्नेही। जी बिल्कुल, तो रियल एस्टेट सेक्टर आज फोकस में रहेगा और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है रियल एस्टेट पैक में से जो कि बैंगलोर बेस्ड डेवलपर्स हैं, जैसे कि शोभा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, प्रेस्टीज एस्टेट्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज़। इन स्टॉक्स पर एक HDFC सिक्योरिटीज़ ने आज सुबह नोट निकाला है। वो कहते हैं कि जो अप्रूवल साइकिल है बैंगलोर में वो काफ़ी लंबा हो चुका है। इन सारे डेवलपर्स को जो ज़रूरी अप्रूवल्स होते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए वो मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है और उसके दम पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है आगे जाके। वो कहते हैं कि इसके कारण सप्लाई साइड जो है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट का, उस पर थोड़ा सा दबाव भी हो सकता है। पर वो तो भी कहते हैं कि हालांकि इसके बावजूद भी डिमांड काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि एंड यूज़र इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस सेक्टर के लिए। पर इन चैलेंजेस के दम पर क्या हो सकता है, जो हर्डल्स ये देख रहे हैं, जो उनको अप्रूवल में डिले हो रही है, उसके दम पर बहुत सारे कॉस्ट उनके बढ़ सकते हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ सकते हैं। उनका जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन जो डेवलपमेंट है उन्होंने जो सोच के रखा है आगे जाने के लिए उनके प्रोजेक्ट लॉन्चेस में, उस पर थोड़ी देरी हो सकती है। और ये जो लॉन्चेस है वो अभी सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, आगे क्वार्टर्स में पुश हो रहे हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि है, जो भी रियल एस्टेट साइकिल जो तेज़ी में है, अगर इन लॉन्चेस के डिले के वजह से ये साइकिल भी मिस हो सकता है और बहुत सारी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी ये कंपनी गंवा सकती है और उनके मार्केट शेयर पर भी असर हो सकता है। और जब अगर हम सेक्टर के बारे में बात करें तो HDFC सिक्योरिटीज़ का ये मानना है कि प्रेस्टीज एस्टेट्स और शोभा उनके टॉप पिक्स है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये बैंगलोर में चलते हुए रेगुलेशन डिलेज के दम पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर बहुत असर नहीं होगा और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक री रेटिंग भी हो सकता है उस स्टॉक में, क्योंकि उन्होंने अपना हाल ही में फंड रेजिंग किया है। तो उन्होंने अपना एड रेटिंग बरकरार रखा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर 3000 रुपये का टारगेट है प्रति शेयर। शोभा पर भी उन्होंने अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया है, 2639 रुपीज़ है पर शेयर उनका टारगेट। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर भी बाय मेंटेन किया है और 1400 रुपये पर शेयर का टारगेट है। प्रेस्टीज एंटरप्राइजेस पर भी प्रेस्टीज एस्टेट्स पर भी उन्होंने एक बाय रेटिंग मेंटेन किया है और 2060 रुपये प्रति शेयर उनका टारगेट है। तो ये HDFC सिक्योरिटीज़ का व्यू रियल एस्टेट डेवलपर्स पर, खास करके बैंगलोर बेस्ड कंपनीज पर।
एब्सोल्युटली स्नेही, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। सो डीप डाइव रिसर्च HDFC सिक्योरिटीज़ की रियल एस्टेट की इस रिपोर्ट पर स्नेही ने कर आपको बताया बैंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट सेक्टर में खास तौर से फोकस है और अदरवाइज एज वेल रियल एस्टेट में लगातार हम देख रहे हैं कमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन एंड एक्शन और इसी के चलते ब्रोकरेजेस के लार्जर ब्रोकरेज हाउसेस के भी रेडार पर ये सेक्टर आज भी सेक्टर ऑफ द डे कह सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर। फार्मा डिफेंसिव की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में अपनी एक बार वोकहार्ड के स्टॉक प्राइस को पुल अप करते हैं। शार्प अपमूव देखने को मिल रहा है, 10% की तेजी वोकहार्ड में। भले ही निफ्टी फार्मा इंडेक्स इस वक्त ट्रेड नहीं कर रहा है, बाजार में इस वक्त रिकवरी के साइंस और निफ्टी की रिकवरी काबिल तारीफ है क्योंकि थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे 80 अंकों के डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहे थे या कह सकते हैं कि गिरावट हावी हुई थी, वहां से अब हम देख रहे हैं 60-70 अंकों की रिकवरी। बेंचमार्क्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में भी रिकवरी है। वोकहार्ड पर एक टेक्निकल राय अवनी आपकी जानना चाहेंगे। सडन अपसर्ज और दिन की शुरुआत से जो तेजी और तेजी लगातार बढ़ती हुई इस वक्त 10% के गेन्स। जी, वोकहार्ड में ऊपर की तरफ जो तेजी है ये 1800 तक कंटिन्यू रह सकती है। अगर इसका आप लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखें तो ये लगातार अप ट्रेंड में ही है और नवंबर में भी जो बहुत ज्यादा गिरावट हुई थी मार्केट में तब इस स्टॉक में भी थोड़ा बहुत दबाव हमें देखने मिला था, लेकिन फिर भी 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हुआ था, एक भी बार इसने तोड़ा नहीं है। तो ये प्राइस प्रोजेक्शन के हिसाब से मेरे हिसाब से अराउंड 1.5 से 2 महीने के नजरिया अगर रखते हैं तो ऊपर 1800 तक के टारगेट नजर आते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इतनी बड़ी उछाल के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है। अगर आपको ये स्टॉक 1490 के आसपास मिलता है, वहां तक रिट्रेसमेंट होता है तो आप फिर से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जिनके पास है उन्हें होल्ड करना चाहिए और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना चाहिए 1420 पे। पोजीशंस अगर हैं बिल्कुल इंटैक्ट रखें, यहाँ से तेजी के पूरे आसार। थोड़ी ही देर में स्वरूप मोहंती जी हमारे साथ बाजार पर अपना आउटलुक लेकर जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच एक और स्पेस है जिस पर नजर होनी चाहिए, ऑयल मार्केटिंग एंड ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स। IOC, रिलायंस, MRPL, चेन्नई पेट्रो, BPCL, HPCL, ये सारे के सारे स्टॉक्स एक बार फोकस रेडार पर होने चाहिए। वैसे अवनी जी, सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स जो हैं $7 प्रति बैरल पर नजर आ रहे हैं, हाईएस्ट एवर सिंस मार्च 2024 और इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरीज इनफैक्ट IOC और रिलायंस है। जनरली $1 प्रति बैरल का ड्रॉप अगर आप देखेंगे इम्पैक्ट कामकाजी मुनाफे पर होता है और साथ ही अगर आप देखेंगे EPS पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ। क्या राय होगी ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर आपकी? जी, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है। ये इतनी अच्छी न्यूज के बावजूद ये स्टॉक्स में जिस हिसाब से तेजी होनी चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रही है। रिलायंस में भी काफी कमजोरी है, 1300 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऑप्शंस का डेटा भी ये सजेस्ट करता है कि 1300 के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे फिलहाल मेरी बाई साइड पे कोई राय नहीं रहेगी। ये एक पुल बैक रैली है, न्यूज के बावजूद अगर स्टॉक नहीं चल पा रहा है तो वो वीकनेस को हमें ध्यान में रखना है। इनफैक्ट न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है लेकिन बावजूद इसके इनकाउंटर्स में कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रही है। वॉच लिस्ट में रखा जाएगा, इस पर नजर रहेगी। REC PFC के चार्ट्स पर भी एक राय चाहेंगे आपसे अवनी जी। PFC में ऑलमोस्ट 2% के गेन्स नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे REC PFC के अलावा बैंकिंग प्लेयर्स हैं, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के स्टॉक्स की अगर बात करें, दोनों REC PFC में भी मजबूती है और निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर मजबूती है। जोमेटो, स्विगी पर भी राय होनी चाहिए। आज ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी फूड डिलीवरी काउंटर्स थे, कुछ रिपोर्ट्स थी और उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं जोमेटो के स्टॉक प्राइस में भी अच्छी खासी मजबूती और सिलेक्ट सीमेंट और रेलवे काउंटर्स हैं जो कि मजबूती के साइंस दिखा रहे हैं। लेकिन